ओके, सो रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। फिर हमने डिस्कस किया था पीएमएफ। सो पीएमएफ ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और जो पीडीएफ होगा वो होगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फिर सीडीएफ क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या सिंपली इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही बोलते हैं। तो सीडीएफ, जैसे सीडीएफ अगर गिवन है तो उससे तुम डिसाइड कर पाओगे मे बी ये डिस्क्रीट का भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस का भी हो सकता है, या कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऐसा भी होगा वो नाइदर होगा, नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिस्क्रीट, या वो मिक्स टाइप बोलते हैं। मतलब एक्चुअली वो जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट दोनों का। लाइक मैं लास्ट क्लास में बताया था, एफ डी मतलब डी मतलब डिस्क्रीट, सी मतलब कॉन्टिन्यूअस। सो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऐसा होगा जो डायरेक्टली ना तो डिस्क्रीट होगा ना ही कॉन्टिन्यूअस, मतलब रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग होगा। सो वो मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल के भी जो सीडीएफ होते हैं, जैसे लास्ट क्लास में देखा था हमने। तो आज उससे क्वेश्चन ही करते हैं। कुछ पूछना है इससे रिलेटेड किसी को? कोई क्वेश्चन है क्या अभी तक जो लास्ट क्लास में हमने किया है? सर अगर यहाँ पे अगर लैम्डा फाइंड करना हो तो फिर कैसे करेंगे? वो सीडीएफ पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब वो लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है 0 से 1 के बीच के। तो लाइक तुम 0 रखोगे, देखो एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मिल जाएगा। 1 रखोगे तो तुम्हें डिस्क्रीट का मिलेगा। और उस बीच का जैसे कोई नंबर ले लो, हाफ, 1/3, 2/3, 1/4, 3/4 समथिंग, तो इस तरह से डिफरेंट मिलेगा। तो वो एक पर्टिकुलर, जब तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है तो उसके अकॉर्डिंग तुम डिसाइड कर पाओगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में लिखा था, मैं उसी को रिपीट करता हूँ। देखो, तो हमने एक एग्जांपल ऐसा लिया था, 0 इफ x इज लेस देन 0, और हमने लिया था हाफ प्लस x/2 इफ x इज मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, एंड देन 1 लिया था इफ x इज मोर देन इक्वल टू 1। तो ये डायरेक्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, दिस इज जिस भी रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो डायरेक्टली यू कैन नॉट से एक्स इज डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि तुम यहाँ पे देख पाओगे कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड किया था x बराबर 0 पे। तो फॉर्मूला ये बनाया था मैंने कि राइट हैंड लिमिट एट 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0। ठीक है, या बुक में तुम हो सकता है राइट हैंड लिमिट की जगह तुम्हें बुक में सिर्फ f0 लिखा मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज राइट कॉन्टिन्यूअस। सो राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू सेम रहती है, तो तुम राइट हैंड लिमिट लिखो यहाँ पे, या फिर सिर्फ f0 लिखो, सेम बात है। तो जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो वैल्यू ये है, तो x को 0 रख दो इसमें तो हाफ मिलेगा, माइनस 0 लेस देन 0 यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वैल्यू ये 0 है। तो इस पर हमें प्रोबेबिलिटी हाफ मिला था, मतलब 0 पे जंप है। तो ये कॉन्टिन्यूस रैंडम नहीं हो सकता है, और ये डिस्क्रीट भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाला स्टेप फंक्शन में नहीं आएगा, मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ में सिर्फ यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, मतलब वो स्टेप फंक्शन बनाएगा। सो दिस इज नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिस्क्रीट। तो मतलब एक्स यहाँ पे जो है, दिस इज मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल। तो तुम रैंडम वेरिएबल 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस और नॉन, तो नाइदर डिस्क्रीट नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो उसको हम मिक्स टाइप बोल देते हैं। लाइक दे आर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। तो अभी हम इसको मैं ब्रेक करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि लैम्डा क्या होगा, तो मैं उसमें जैसे ये अब हमने ये डिसाइड कर लिया, यहाँ से मैंने ये डिसाइड कर लिया, क्योंकि ग्राफ इलास्टा से बना के दिखाया था तुम्हें मैंने। तो ये ऐसा होगा, फिर ये 0 है और 1 है, तो ये कुछ ऐसा आया था, हाफ से गया था यहाँ तक, फिर ये ऐसा हो गया था, दिस नंबर इज हाफ एंड दिस नंबर इज 1। तो इस बीच में ये जंप है, सो दिस इज द जंप एट x इज इक्वल टू 0। तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, मतलब CDF corresponding to continuous random variable will be a continuous function। तो मैं लिख देता हूँ, CDF corresponding to continuous random variable will be a continuous function। और तुम लोगों को पता है continuous function क्या होता है, किसी पॉइंट पे ब्रेक नहीं होगा, तो वो continuous function होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है कि
CDF corresponding to discrete random variable will be step function. स्टेप फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स. ओके, तो अगर मैं थोड़ा बना के दिखाऊं तुम्हें, तो ये इस तरह का इसका सीडीएफ होगा, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा. इसका जो डिस्क्रीट का होगा वो कुछ लाइक ऐसा 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 इस तरह से स्टेयर टाइप होगा. और तीसरा कैटेगरी जो है, मैंने कहा कि सीडीएफ corresponding to mixed type random variable is of the form lambda time fd of x plus 1 minus lambda time fc of x. fd मतलब distribution function of corresponding to discrete random variable and fc मतलब distribution function corresponding to continuous random variable. तो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ. तो मुझे इस क्वेश्चन को आई वांट टू राइट दिस सीडीएफ एज लैम्डा टाइम एफ डी ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम एफ सी ऑफ एक्स. तो इसमें 3 क्वेश्चन है. व्हाट इज लैम्डा, व्हाट इज एफ डी ऑफ एक्स एंड व्हाट इज एफ सी ऑफ एक्स. सो एफ डी ऑब्वियसली ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, सी डी एफ होगा किसी रैंडम वेरिएबल का, और एफ सी भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी और रैंडम वेरिएबल का. ओके, तो लैम्डा क्या होगा? तो लैम्डा तुम देख के गेस कर पाओगे यहाँ से. देखो तो मैं इसको नीचे लिख के दिखाता हूँ. तो जो हमने सी डी एफ लिखा है दैट इज दिस 0 हाफ प्लस एक्स बाई 2 एंड 1. ठीक है, इफ एक्स मोर देन इक्वल टू 0 more than not equal to 2 x less than 0, if x more than equal to 0 less than 1 and if x more than equal to 1. अब इसको मैं 2 पार्ट में लिखता हूँ इसी फंक्शन को, जरा देखो ध्यान से. तो कैन यू राइट इट लाइक 0 हाफ एंड क्या लिखूँ मैं 1. अभी हाफ ही रहना. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअली इस 1 को तुम लिख सकते हो हाफ प्लस हाफ. देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम लोग फंक्शन का सम आता है इस तरह से. इफ एक्स इज लाइक लेस देन 0, और ये मैं हाफ कब लिख रहा हूँ, इफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0. ठीक है, दोनों केस में. या तुम अगर उस तरह से लिखना चाहते हो तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 हाफ है, और हाफ ही है अगर एक्स मोर देन इक्वल टू 1. ठीक है, ताकि तुम्हें ये समझ आएगा. मैं 3 पार्ट में था, 3 पार्ट में लिख रहा हूँ. मैं 2 पार्ट में इसको लिख सकता हूँ. दिस इज सेम एज जो मैं लिखा हूँ, इसको मैं अगर रीराइट करूंगा ये सेम बात है. तुम अगर इसको ऐसे लिख दो 0 और ये हाफ ही तो है दोनों पार्ट पे, तो इस दोनों को एक साथ मिला दो. मतलब 2 अलग अलग पार्ट में वैल्यू सेम ही है, तुम एक साथ मिला के लिख दो उसको. तो मिला के लिखोगे तो क्या होगा, इफ एक्स लेस देन 0, और यहाँ अगर उसको तुम यूनियन ले लो दोनों का, तो एक्स मोर देन इक्वल टू 1, ये खत्म हो जाएगा. तो मोर देन इक्वल टू 0. ठीक है, दोनों को यूनियन ले लिया हमने. तो 0 से 1, फिर 1 से इन्फिनिटी, तो मतलब 0 से इन्फिनिटी. तो इन शॉर्ट दिस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0. मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने इस 1 को लिखा है हाफ प्लस हाफ. ठीक है, इस 1 को तुम लिखो हाफ प्लस हाफ. ठीक है, ऐसा. और इस 0 को तुम चाहो तो लिख लो 0 प्लस 0. तो अभी मैंने ये वाला पार्ट बाहर कर लिया. ठीक है, अब बचा क्या, तो दूसरा मैं लिखूंगा. तो ये जो मैं लिख रहा था दिस वाज करस्पॉन्डिंग टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. तुम्हें समझ आ रहा होगा क्यों डिस्क्रीट के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कॉन्स्टेंट्स हैं. तो ये फंक्शन जो बनाएगा वो स्टेप फंक्शन बनाएगा. ग्राफ बनाओगे देखोगे तो ये डिस्क्रीट के करस्पॉन्डिंग होगा. अच्छा, मैं अब डी मतलब डिस्क्रीट एफ सी ऑफ एक्स लिखता हूँ. तो बाकी 3 जो हमने ऊपर छोड़े हैं वो लिख लो. मतलब जैसे 0 फिर एक्स बाई 2 और फिर हाफ, ताकि तुम ऐड करोगे दोनों को तो वही आ जाएगा. अच्छा, तो मैं 1 मिनट इसको एफ डी ना लिखे, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा ही नहीं, तो इसको अभी कुछ और लिख देते हैं. अभी तत्काल तौर पे क्या लिखूँ मैं, एफ एक्स का
तो एफ एक्स ऑफ एक्स है, इसको कुछ पार्ट लेते हैं, मतलब कुछ नया नाम देते हैं इसको। तो चलो इसको मैं T1 लेता हूँ, इसको T2 लेता हूँ, ऐसी जानकारी के लिए, ठीक है। इस तरह नाम दे दिया, क्योंकि ये CDF नहीं बनाएगा ना, अभी CDF नहीं है। CDF होने के लिए क्या होता है, इन्फिनिटी 1 होना चाहिए। तो वो तो हम उस इसको तो मुझे वैसे लिखना है, कैसे लिखना है, लैम्डा टाइम एफ डी ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम एफ सी ऑफ एक्स, ये लिखना है ना, जो ऊपर फॉर्मूला हमारे पास है, मुझे ऐसा लिखना है। तो ये इसको मैं T1 नाम दे दिया हूँ और इसको T2 नाम दे दिया नीचे, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म लाइक दिस, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, बस उस फंक्शन को मैं दो पार्ट में बांट रहा हूँ। ये जो हमारा CDF गिवन है उसको मैं दो पार्ट में बांट रहा हूँ, मतलब दो पार्ट में, मतलब उसका नाम मैंने ऐसे दिया T1 और एक का नाम दिया है T2। तो T1 हमने ये लिख दिया, अब T2 लिख रहा हूँ, बचा 0 हा x/2 हाफ। तो 0 कब, इफ x इज लेस देन 0, x/2 कब, जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, और हाफ कब, जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो दो पार्ट में हमने ब्रेक कर लिए। ओके, T1 T2, तो मैंने ऐसा किया है, कैपिटल एफ दो पार्ट में ब्रेक किया है। अब तुम ऐसा करो थोड़ा सा और, इसमें देखो, इसमें अगर हाफ बाहर निकाल लूँ तो क्या बचेगा, मतलब हाफ कॉमन ले रहा हूँ ना, हाफ बाहर लिख रहा हूँ, तो क्या बचेगा 0 1, ठीक है ना, हाफ कॉमन ले रहा हूँ, ऐसा समझ लो इन दोनों में से हाफ मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो क्या होगा, x लेस देन 0, और यहाँ क्या होगा, x मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सेम चीज यहाँ भी करो तुम, एक साथ यहाँ दिखेगा तुम्हें, ठीक है, एक बार देख लो। तो हमारा क्वेश्चन ये था, CDF गिवन है, मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। सो आई वांट टू फाइंड द लैम्डा एफ डी ऑफ एक्स एफ सी ऑफ एक्स। तो मैंने ऐसे उस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक किया है, दिख रहा है जी। चलो यहाँ से भी हाफ बाहर कर लो, जब हाफ बाहर करोगे तो क्या होगा, 0 1 1, इफ एक्स लेस देन 0, इफ एक्स मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, एंड इफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू, ठीक है। तो T1 T2 का सम करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स आएगा, जो हमें क्वेश्चन में जो गिवन है। अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, तो T1 प्लस T2 के तौर पे लिख देता हूँ। तो ये जो आया है ना, अब इसको तुम चेक करो, क्या ये CDF बनाएगा। तो CDF देखो, कहीं भी CDF चेक करने के लिए कोई बताओ मुझे क्या कंडीशन है। मुझे कोई फंक्शन दिया है और मतलब मैं इसको ऐसा बोलूंगा, मैं इसको बोलना चाहता हूँ हाफ टाइम एफ डी ऑफ एक्स, और इसको भी लिखना चाहता हूँ हाफ टाइम एफ सी ऑफ एक्स। सो T1 इज हाफ एफ डी ऑफ एक्स, T2 इज हाफ एफ सी ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन ये है कि तुम ये वेरीफाई करो, एफ डी ऑफ एक्स जिसको मैंने रिप्लेस किया है, लाइक मैंने इस वाले टर्म को बोला है एफ टी ऑफ एक्स, और इस वाले को बोला है हाफ बाहर ही है एफ सी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, हाउ विल यू वेरीफाई इट इज अ CDF। कैसे वेरीफाई करोगे CDF है। पहले चेक करेंगे कि वो इन्फिनिटी पे 1 दे रहा है कि नहीं, मतलब एफ इन्फिनिटी 1 और एफ माइनस कंटिन्यूअस होना। इज राइट कॉन्टिन्यूअस एंड एफ इज नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग या कांस्टेंट, इंक्रीजिंग फंक्शन एनसीईआरटी के लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये चार कंडीशन है चेक करने का, कोई गिवन फंक्शन कैपिटल एफ CDF है या नहीं है, चाहे वो डिस्क्रीट हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो मिक्स टाइप हो। मतलब अगर मुझे चेक करना है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कि नहीं है, तो उसके लिए हम ये चार कंडीशन चेक करेंगे। तुम चेक कर लो इसमें एफ डी वाले में चाहो तो। ये डिस्क्रीट का है, सिंपल जीरो पे जंप है ना। माइनस इन्फिनिटी इस कैटेगरी में आता है, वैल्यू जीरो है। इन्फिनिटी इस कैटेगरी में आता है, वैल्यू 1 है। राइट कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है कि उस पॉइंट पे और उसको राइट हैंड पे सेम वैल्यू है। देखो इक्वलिटी यहाँ लगा हुआ है, तो 0 पे 1 है और 0 के राइट साइड में जाओगे तो भी 1 ही मिलेगा, मतलब राइट कॉन्टिन्यूअस है। नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो नेगेटिव के लिए 0 है और पॉजिटिव के लिए 1 है, तो वैल्यू बढ़ रही है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जब ग्राफ में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो वैल्यू ऊपर जानी चाहिए। इंक्रीजिंग टाइप का होता है ना, तो जब हम x की वैल्यू बढ़ाएं तो y की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो सेम चीज़ यहाँ है, देखो 0 1 है, तो जब x लेस देन 0 था 0 है, और मोर देन 0 पे 1 है, तो इंक्रीज हो रही है वैल्यू। सेम यहाँ पे भी है, दूसरे में चेक कर लो, ये एफ सी जिसको लिखा है हमने। मैं थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूँ उसको फिर। तो अभी अभी तक जिसको कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक
मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल का CDF गिवन है। अब क्वेश्चन ये है व्हाट इज द लैम्डा। सो अब तुम यहाँ से हमने ये डिसाइड किया कि जो CDF मुझे गिवन था उसको मैंने लिखा है T1 प्लस T2। T2 जो है वो हाफ FD ऑफ X है और T2 जो है वो हाफ FC ऑफ X है, जहाँ FD और FC where FD is the CDF of a discrete random variable, कोई और random variable है उसका, फिर FC is the CDF of some continuous random variable. So my question was what is lambda? So lambda is half. What is FD of X for that given question? So it is 0, 1. If X less than 0, it is 0, and if X more than equal to 0, then it is 1. What is FC of X? So FC of X 0 if X less than 0, X if X is more than equal to 0 less than 1, and 1 if X is more than equal to 1. तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो ठीक है, तो एक CDF मुझे गिवन था और वो ना तो कॉन्टिन्यूअस है ना ही डिस्क्रीट है। वो डिसाइड कैसे करेंगे? तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF होगा अगर जो भी वैल्यूज है वो सारी कांस्टेंट होंगी, लाइक स्टेप वाइज फंक्शंस होगा, मतलब ये जो वैल्यूज गिवन है सब कांस्टेंट होनी चाहिए। एंड कंटिन्यूअस कब होगा? जब वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तो मतलब किसी पॉइंट पे जंप नहीं होना चाहिए। तो बस तुम जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक कर लो खाली टर्निंग पॉइंट पे, और अगर जंप भी है और स्टेप फंक्शन भी नहीं है तो मिक्स टाइप हो गया। तो जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया कि हाउ टू फाइंड द लैम्डा। सो लैम्डा फाइंड करने के लिए तुम्हें इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। ठीक है, इसमें अभी भी डाउट है तो यू कैन आस्क एनीवन लाइक टू आस्क एनीथिंग। ऐसे ये लास्ट क्लास वाली चीज़ें ही हैं, मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बस शायद क्वेश्चंस कन्वर्ट नहीं किए थे। तो देखो अभी तक कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। चैप्टर 3 का एक्सरसाइज अगर ट्राई किया है साहू वाली बुक का, तो यू कैन ऑल्सो आस्क। ठीक है जी, एक मिनट चलो। तो किसी को डाउट नहीं है? ओके, तो अभी मैं एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ फिर हम आते हैं। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 3 का पूछ रहे हो। ओके ठीक है, करते हैं। अभी याद दिलाना अगर भूल जाऊँ। अभी एक क्वेश्चन तुम लोग पहले करके दिखाओ। जैसे एक तुम लोग, जैसे एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, वो पता होगा डी जनरेट रैंडम वेरिएबल, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आगे डिस्कस करेंगे हम। तो ऐसा है, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, दिस इज 1। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सी के जगह कोई नंबर तुम ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तो यू कैन टेक 5। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 1 है, तो बाकी रैंडम वेरिएबल 0 होगी एंड 0 अदरवाइज। तो ये ऐसे लिखो, या कहीं कहीं तुम्हें ऐसा लिखा होगा, जैसे लोग ऐसे भी लिख देते हैं, या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस इज 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 5 0 अदरवाइज। तो ये चीज़ ऐसे लिखी होगी, बात बराबर है। ये लिखो या ऐसे लिखो, नीचे जो लिखा है। तो क्वेश्चन ये है, ये तो तुम्हारा PMF है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या PDF बोल देता है कुछ बुक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं दिख रहा है डिस्क्रीट है, जैसे कह रहे हैं एक्स की वैल्यू डिस्क्रीट है, इसीलिए अगर इंटरवल में दिया होता है x 1 to 5 तो फिर वो कंटिन्यूअस होता है। Okay, so my question is, what is CDF of this random variable? This is PMF or you say PDF. So what is CDF of X? So कोई मुझे लिख के बताओ। PMF is given to you. How will you write the CDF or distribution function?
क्वेश्चन समझ आया सबको? पीएमएफ गिवन है, हमें सीडीएफ बताना है। तो कैसे फाइंड करोगे? इतना टाइम नहीं लगेगा, सीडीएफ का डेफिनेशन पता है ना? चलो डेफिनेशन ही बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू बताओ बताओ, कोई बताओ। सर x इक्वल्स टू एग्जैक्टली 5 पे हमारा 1 देगा, बाकी सारा 0 होगा। x इक्वल्स टू 1 2 3 सब 0 होगा। सब पे कोई भी रियल नंबर लेंगे 5 के अलावा तो 0 होगा। तो सीडीएफ लिखना है। सीडीएफ मतलब दिस, हाउ टू राइट द सीडीएफ ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। शायद डीजेनरेट वाला कुछ कॉन्सेप्ट है क्या इसमें? हाँ, मतलब डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है, लेकिन मान लो मुझे नहीं पता डीजेनरेट क्या होता है। सीधा एक मुझे पीडीएफ दिया है, मुझे पीडीएफ से सीडीएफ निकालना है, मैं निकालूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ट्राई करो, नहीं मैं हूं ना। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करेंगे क्या। चलो देखो, जैसे क्या है, चलो अपनी मर्जी से ये जो मैं स्मॉल एक्स लिया हूं ना, स्मॉल एक्स को अपनी मर्जी से कोई भी अपना फेवरेट नंबर बताओ, क्या होगा? 7। 7 रख के देखते हैं। चलो, तो एफ एक्स ऑफ 7, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 7, क्या आंसर आएगा? तो मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 7 का मतलब है 5 पे प्रोबेबिलिटी 1 है, बाकी सब पे 0 है। तो एक्स लेस देन 7 में 5 आता है ना, बाकी पे तो 0 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 आता 0 होगा। है। हाँ, बाकी पे नहीं नहीं 0 होगा वहाँ 1 आएगा। यहाँ हाँ पे, क्योंकि बाकी पे एक क्योंकि क्योंकि 5, ऐड हो रहा है ना इसलिए। हाँ मतलब तुम ऐड करते जाओ सारी वैल्यूज को, माइनस इंफिनिटी से लेके 7 तक कैपिटल एक्स की जो भी तो वैल्यू होगी। 5 तक ऐड होगा तो 1 आएगा, उसके बाद 0 0 ऐड होगा तब भी 1 ही आएगा। हाँ, तो 5, अच्छा तुमने जैसे एक नंबर पूछा, मैंने तुमने 7 बताया, तो 7 जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए आंसर कितना आया? 1। हम्म, अब कोई और नंबर हम्म। बताओ, कोई भी नंबर रियल। छोटा अगर रहेगा 5 से वो 0 आएगा। हाँ, हाँ लाइक समझ अगर में आ गया। अगर मैंने 4 ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, 5 से छोटा कोई भी रियल नंबर उठा लो, तो मैं 4 ले लिया, तो इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स लेस देन इक्वल टू 4। अब एक्स लेस देन इक्वल टू 4 कुछ भी रहेगा तो प्रोबेबिलिटी तो 0 होना है, क्योंकि 5 पे ही 1 है, बाकी पे तो 0 है, ये 5 पे 1 है, बाकी सारी वैल्यू पे 0 है। तो एक्स आप लेस लिख देन इक्वल सकते टू हैं 4, सीधे। तो ये होगा, मतलब कोई वैल्यू है नहीं, 0 ही आना है। तो प्रॉब्लम क्या है, एक्स कोई भी वैल्यू हम लेंगे 5 से छोटा, तो मुझे सीडीएफ का आंसर 0 आएगा। कोई भी नंबर लेंगे 5 या 5 से ज्यादा, तो वैल्यू कितनी आनी है? 1। तो मैं अब लिख के दिखाता हूँ तुम्हें मैथमेटिकली। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 0 आएगी अगर एक्स कोई भी नंबर हम ले ले 5 से कम, और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी अगर हम एक्स ले ले 5 या 5 से ज्यादा। तो ये आंसर है। तो ये तुम्हारा है सीडीएफ। तो पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग सीडीएफ, ये मेरा पीडीएफ था, ठीक है। सो दिस वाज द गिवन पीडीएफ, और वी से particularly पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एंड वी गॉट दिस सीडीएफ। ये हमारा सीडीएफ आया, आप क्लियरली समझ में आया। ठीक है। द डिस्क्रीट में पीएमएफ से सीडीएफ तक कैसे पहुंचना है, तो वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। अभी उल्टा होता, मान लो अब अभी क्या लिखे, मैंने आपको पीएमएफ दिया है और मुझसे क्या फाइंड कर रहे हैं? सीडीएफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता कि चलो आपको मैं एक सीडीएफ दे देता हूँ, 0 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन 5, सेम ही क्वेश्चन लेते हैं, या कुछ अलग भी ले सकते हैं, अभी सेम ही लेते हैं। और 1 इफ एक्स मोर देन इक्वल टू 5, तो ये सीडीएफ है एक्स का। अब क्वेश्चन ये है फाइंड द पीडीएफ, सो दिस इज सीडीएफ ऑफ एक्स। So how will you find the PDF from this CDF? So question is find the PDF of x, मतलब स्मॉल एफ एक्स बताओ, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट है, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। जैसे आप जानते होंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ सीडीएफ जो होता है वो पीडीएफ होता है, कब? अगर वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है कंटिन्यूअस। ना, तो यहाँ डिफरेंशिएट नहीं करेंगे।
क्योंकि ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मुझे दिख रहा है ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो सीडीएफ में हर पार्ट कांस्टेंट होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। तो मुझे दिख रहा है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो ये वाला हेल्प नहीं करेगा हमको, ये कॉन्टिन्यूअस के लिए हेल्प करेगा। तो हम डिफरेंस लेते हैं, क्लास में बता रहे थे। देखिए जंप कहाँ पे है, x लेस देन 5 है तो वैल्यू 0 है, और x मोर देन 5 है तो वैल्यू 1 है, मोर देन इक्वल टू 5। तो इस फंक्शन का टर्निंग पॉइंट 5 है, और मतलब ये फंक्शन 5 पे डिसकंटिन्यूअस है। आपको कंटिन्यूटी सबको पता है क्या होता है, कंटिन्यूटी चेक, कंटिन्यूअस चेक करना, राइट कंटिन्यूअस में सिर्फ कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए तीन चीजें होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन की उस पॉइंट पे। तो जब 5 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा, 5 की आप राइट हैंड लिमिट लेंगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। तो दोनों अनइक्वल है, तो मतलब 5 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस है तो जंप होगा, है ना। तो कितने का जंप है, तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ओके चलो 5 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब इस पे जंप आएगा। तो जंप कितने का था, हम फॉर्मूला लगा लेते हैं कि 5 पे प्रोबेबिलिटी चाहिए तो राइट हैंड लिमिट सीडीएफ की और लेफ्ट हैंड लिमिट सीडीएफ की 5 पे। जब 5 से ज़्यादा एक्स को लेंगे तो सीडीएफ का आंसर 1 है, जब 5 से कम लेंगे तो आंसर 0 है। ठीक है, तो x बराबर 5 पे प्रोबेबिलिटी मेरी 1 मिला मुझे, तो मतलब 5 पे मास 1 है। देखो ये पूरा मास 1 आ गया, अब प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो भी नहीं सकता है, इससे ये समझ आया। अच्छा, तो 5 पे पूरा मास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पीएमएफ लिखता हूँ x इज इक्वल टू एक्स, या इसको कुछ बुक में ऐसा लिखा जाता है जैसे साहू में, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी 1 होगी अगर x एग्जैक्टली 5 है, अदरवाइज 0 होगी, क्योंकि 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती है। तो x अगर 5 नहीं है तो आंसर 0 है, या अदरवाइज लिखा होता है। तो ये आंसर आया। और दूसरा तरीका था, अगर आप इसको ग्राफ बना सकते थे तो वो भी अच्छा है। अगर इस सीडीएफ का मैं ग्राफ बनाऊँ, इस सीडीएफ का, तो अगर मैं इस सीडीएफ का ग्राफ बनाऊँ, कैपिटल एफ का ग्राफ बनाया, इधर एक्स है, तो टर्निंग पॉइंट क्या था सीडीएफ में, सिर्फ 5 है। मतलब टर्निंग पॉइंट मतलब किस पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है, नेचर फंक्शन का। तो लेस देन 5 पे 0 है, मोर देन 5 पे 1 है, ये इक्वल टू 5 पे 1। तो यहाँ 5 ले लेते हैं नंबर, तो 5 से कम जब x की वैल्यू है तो y की वैल्यू 0 है, y मतलब कैपिटल X। और जब x की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा हुई तो वैल्यू 1 हो गई, मान लीजिए 1 यहाँ है, तो वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ इक्वलिटी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। अब यहाँ देख पा रहे हैं, ओके 5 पे जंप है, कितने का जंप है, तो अपर माइनस लोअर, ये नंबर क्या है और ये नंबर क्या है, कितने का जंप हो रहा है, मतलब वैल्यू कितनी ऊपर जा रही है। तो यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का जंप है किस पॉइंट पे, x बराबर 5 पे, तो 5 पे प्रोबेबिलिटी 1 आई। तो ऐसे ग्राफ से भी देख सकते हैं, और ऐसे भी। ठीक है, इसमें अभी भी किसी को डाउट है तो मैंने पहले क्या लिखा था, पहले मैंने पीडीएफ लिखा था या पीएमएफ लिखा था, उससे हमने सीडीएफ फाइंड किया, फिर उसी क्वेश्चन का मैंने सीडीएफ लिख दिया, फिर सीडीएफ से पीडीएफ कैसे आएगा, तो इस तरह से आ जाएगा। मतलब हमें पीएमएफ या पीडीएफ में देखते हैं पॉइंट पे क्या प्रोबेबिलिटी है डिस्क्रीट में, और सीडीएफ में ऐड होता जाता है। तो यहाँ देखिए लेस देन लिखा हुआ है, क्योंकि इस डेफिनेशन की वजह से। तो अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होगा। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, अभी इसमें किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, और अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, ट्राई करें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं पीएमएफ लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, तो इस पे 1/3 है अगर एक्स की वैल्यू 2 है, और इस पे 2/3 है अगर एक्स की वैल्यू मान लो 4 है, और 0 है अदरवाइज। तो ये आपका पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या इसको आप स्मॉल एक्स लिखना चाहो तो ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि इसका सीडीएफ बताइए। ठीक है, तो आपको गिवन है यहाँ पीएमएफ, और क्वेश्चन है फाइंड सीडीएफ। तो ट्राई करके देखो। सीडीएफ का मतलब होता है एफ एक्स ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये हमें फाइंड करना है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर।
इसका आंसर है वो बताना। सर मेरा आया, पता नहीं सही है कि नहीं। बताइए। कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू इफ 0 if x is less than 2, okay, हम्म and 1 by 3 if x is less than or equal to, no, means x is less than or equal, x is greater than or equal to 2 and less than equal to 4, less than 4 means, और ठीक है। हाँ मतलब क्या बोलते हैं, x is greater than or equal to 2 and less than equal to 4, less than 4 only. हाँ ठीक है। If 1 if x is greater than equal to 4. ऐसे लिख लो या ऐसे, ठीक है। Hmm. करेक्ट आंसर, ठीक है। Thank हाँ तो अच्छा है, ऐसे लिखना है। सो ये करेक्ट आंसर है। तो सिंपल तुम्हें देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी ऐड करती है। 2 से पहले कोई मास नहीं, तुम अगर इसमें ध्यान दो तो x की वैल्यू 2 पे और 4 पे मास है, बाकी है ही नहीं। तो x की वैल्यू 2 से कम लोगे तो प्रोबेबिलिटी 0 मिलेगा। जब x की वैल्यू हम यहाँ यहाँ इस x के बारे में सोच रहे हैं, जब x की वैल्यू हम 2 से कम लेंगे तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं मिलेगी। जब x कोई नंबर हम 2 ले लेंगे या 2 से ज़्यादा ले लेंगे 4 तक, तो सिर्फ ये वाला इसका प्रोबेबिलिटी काउंट होगा जो कि 1/3 है। और उसके बाद x अगर हम 4 या 4 से ज़्यादा ले लिए, मतलब x लेस देन इक्वल टू 5 ले लिए, तो उसमें 2 वाला भी आ गया, 4 वाला भी आ गया, दोनों ऐड हो जाएगा। 1/3 प्लस 2/3 तो 1 आ जाएगा। समझ आ रहा है? जैसे अगर ऐसे नहीं समझ आया तो एक एक नंबर लेके देख लो अपनी मर्जी से। स्मॉल x की जगह एक बार 1 रख के देखो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी। मैं भी लिख के देता हूँ। जैसे अगर मैं देता हूँ प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स एट 1, तो मतलब प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1। अब देखना है जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो मुझे तो PMF गिवन है, तो 2 पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी और 4 पे प्रोबेबिलिटी है, बाकी x कुछ भी लोगे प्रोबेबिलिटी 0 है। तो x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ऐसा कोई वैल्यू तो है नहीं जिससे प्रोबेबिलिटी है, बाकी सब पे तो 0 ही है। 1 से कम पे तो आंसर 0 होगा। अब कोई और नंबर 1.5 लेके देख लो तो भी 0 ही आंसर मिलेगा। अगर मैं 1.5 भी लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1.5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो 2 और 4 पे है, तो बाकी पे तो 0 ही है, तो यहाँ भी 0 आएगा। कोई नंबर ले लो -∞ से लेके 1.5 पे। अच्छा अगर मैं इसको 2 ले लूँ या 2 से ज़्यादा थोड़ा सा ले लूँ, तो x लेस देन इक्वल टू 2। ओके, तो मुझे पता है कि 2 पे कुछ प्रोबेबिलिटी है जो कि 1/3 है। अगर मैं 2.5 भी लेता हूँ या 3 भी लेता हूँ तो भी मुझे आंसर यही मिलेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 ही आएगा, क्योंकि बाकी पॉइंट पे तो 0 रहेगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 2 पे सिर्फ मास है, मास की तो प्रोबेबिलिटी है, तो 1/3 है। फिर ऐसे ही तुम अगर 4 ले लो यहाँ पे या 4 से ज़्यादा ले लो, तो अगर हम लेस देन इक्वल टू 4 लिखते हैं तो कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 4, तो लेस देन इक्वल टू 4 में 2 भी आता है और 4 भी आता है। 2 4 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 2 4 पे ही प्रोबेबिलिटी है, बाकी पे है ही नहीं, तो बाकी लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 है। तो 2 और 4 में प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगा। 2 पे 1/3 है प्रोबेबिलिटी और 4 पे 2/3 है, तो ऐड करके 1 आ गया। ऐसे अब x हम 4 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो आंसर यही 1 ही रहेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है जो कि 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। लेस देन इक्वल टू 5 ले लिया तो फिर से वही वैल्यू आएगी। 5 से छोटा कौन कौन सा रैंडम वेरिएबल है, 2 और 4 में प्रोबेबिलिटी है, इसलिए 2 4 कंसिडर करेंगे और ये आंसर 1/3 प्लस 2/3 1 देगा। तो फाइनली इसी को तुम इस x से लिखोगे तो ओके, 2 से पहले कोई भी मास नहीं है तो 0 हो गया। और जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा या 2 के इक्वल है 4 तक, तो वो एक प्रोबेबिलिटी 2 वाली वैल्यू आएगी, 2 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो वैल्यू आएगी, तो 1/3 लिखा। फिर x की वैल्यू जो 4 या 4 से ज़्यादा है, जो ही 4 या 4 से ज़्यादा है मतलब वो यहाँ x लेस देन इक्वल टू 4 लिखेंगे या लेस देन इक्वल टू 5 लिखेंगे, तो 2 4 दोनों आ जाएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी। तो इसको और इसको ऐड कर लो, तो 1/3 प्लस 2/3 1 हो गया, तो ये 1 आ गया। तो ये CDF है। इसमें किसी को डाउट है अभी? you. तो चलो एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन है लाइक अगेन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, या इसको ऐसे लिखना है, कैसे लिखो, लाइक मान लो कि ऐसा है 1/6, फिर 2/6 और यहाँ लिख लो 3/6, इस तरह से।
if x is suppose 4, if x is 5, if x is 6 and 0 otherwise। तो अगर पिछले दो क्वेश्चन समझ आया है तो उस बेसिस पे ये भी हो जाएगा इसमें। ये तुम्हारा पीडीएफ है, फिर से मुझे सीडीएफ चाहिए, फाइंड सीडीएफ। जीरो लेस देन 2। अच्छा ये पिछला क्वेश्चन का था, हाँ ये करेक्ट, ठीक है। ओके बाकी सबको समझ आ रहा है? कुछ लोग जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है वो पूछो भाई, क्या प्रॉब्लम है ना? हाँ तो बताइए आंसर। तो CDF सर 0 होगा, 1/6 और 1/2 और 1। 0, 1/2 और 1 करेक्ट। 0 कब होगा? 1/2 सर, 1/2 लिखना, और 1/6 के बाद 1/2 होगा। एक मिनट, ये करेक्ट है ना? अच्छा सॉरी, तो ये बोल रहे हो कि पहले 1/6। अच्छा सॉरी एक मिनट, मैंने गलत लिखा। मतलब 0, 1/6, फिर 1/2, फिर 1, ये कह रहे हो? ओके, कंडीशंस क्या क्या हैं? 0 कब? x is less than 4। लेस देन 4 पे 1/6। 4 is less than x is less than 5। और इसमें 5 is less than equal to x is less than 6। और यहाँ हो गया x is greater than or equal to 6। ठीक है। तो यहाँ से देखो सिंपली देख सकते हो। ओके, 4 से पहले कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो 4 से पहले 0, यही लिखा गया है। जब x 4 से पहले है तो प्रोबेबिलिटी 0। और अब जब x की वैल्यू 4 और 5 के बीच में लोगे तो हमारा होता है CDF जो होता है वो x लेस देन इक्वल टू, है ना, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x होता है। जो ही हम x 4 5 के बीच में लेंगे तो 4 वाला प्रोबेबिलिटी आएगा। तो 4 में प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/6। तो वो प्रोबेबिलिटी हमने लिया, पहला वाला। फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये दोनों ऐड हो जाएगा। अगर तुम x को 5 और 6 के बीच लोगे तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 5.5, तो 4 5 दोनों आ जाएगा। तो ये वाला और ये वाले ऐड होंगे दोनों, तो पहले दोनों ऐड कर लो। 3/6 जो कि 1/2 हो गया, तो ये हो गया। फिर आगे जब x की वैल्यू 6 से ज़्यादा लेंगे तो x स्मॉल x 6 से जो ही ज़्यादा होगा तो प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 6 होगी उसमें, या लेस देन इक्वल टू 7 देख लो, तो 4 5 6 तीनों आ जाएगी, तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी। तो इसे भी ऐड कर लो, तो एक एक ऐड करके लिख रहे हैं, तो ये 1 हो गया। तो ये तो डिस्क्रीट का था, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे थे हम, हमारे पास डिस्क्रीट का ये PDF था और उसका हम अभी CDF फाइंड कर रहे थे। सिमिलरली मैं आपको अगर CDF दूंगा तो आप PDF निकाल पाओगे। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन CDF ऑफ x, fx ऑफ x, ऐसा है 0 इफ x लेस देन 0, मान लो ऐसा है। और 1/10 इफ x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन, चलो मैं लेता हूँ 5। फिर मान लो 2/10, ऐसा लिखता हूँ, इफ x मोर देन इक्वल टू 5 लेस देन 10, ऐसा ले लिया। फिर चलो 6/10 ले लिया, अगर x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 10 है, लेस देन 15 है। और 4/10 इफ x मोर देन इक्वल टू, मुझे इसको ऐड करना होगा, तो लेट्स टेक इट 1, ओके, मोर देन इक्वल टू 15, ये भी छोड़ देते हैं। चलो तो x मोर देन इक्वल टू 15 तक, ठीक है, इस तरह से। तो क्वेश्चन ये है, अब मेरे पास CDF है, ठीक है, 1/10, 2/10, 6/10, 1। तो क्वेश्चन है फाइंड द PDF, और ऐसा बोलूँगा फाइंड PMH, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ऑब्वियसली डिस्क्रीट है, मतलब CDF देख के समझ आ रहा है ना डिस्क्रीट का है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है।
तो मतलब ये ग्राफ स्टेप फंक्शंस होगा, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ है। तो ये सब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ है, क्योंकि सारी वैल्यू कांस्टेंट है, सीडीएफ की जो भी वैल्यूज है वो कांस्टेंट है। और चलो पीएमएफ बताओ या पीडीएफ बताओ, वही बात है। तो पीएमएफ स्ट्रिक्ट सेंस में 0 पे 1/10। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इसको इक्वल टेबल में बना सकते हैं डायरेक्ट। हाँ टेबल में बना सकते हैं, फाइन, या ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो 1/10 प्रोबेबिलिटी है अगर एक्स की वैल्यू x इक्वल टू 0 0 है, और 1/10 सर है 1/10 x इज इक्वल टू 5। फिर 4/10 होगा। हाँ ठीक है। 5 पे 4/10 एंड 4/10। 4/10 होगा अगर एक्स की वैल्यू 10 है। 10 हाँ और नेक्स्ट 4/10 होगा इफ x इज इक्वल टू 15। ये हो गया। या तुम वही बात है, तुम टेबल बनाना चाहो तो कि एक्स की इन वैल्यूज पे 0, 5, 10, 15 ऐसे लिख लो, और उसकी प्रोबेबिलिटी जैसे 1/10 है, 1/10 है, 4/10 है, 4/10 है, ये पी एक्स इस तरीके से, या अलग अलग लिख लो, बात वही है हम्म। ना। मतलब इससे को तुम अलग अलग लिख लो कि 0 पे प्रोबेबिलिटी 1/10 है, इस तरह से 5 पे प्रोबेबिलिटी 1/10 है, दिख रहा है ना सब कुछ। और 10 पे प्रोबेबिलिटी 4/10 है, और 15 पे प्रोबेबिलिटी 4/10, इस तरह से ऐसे भी लिख लो, बात वही है। इसी तरीके से सब सेम बात है। अच्छा क्वेश्चन ये आया कैसे, तो देखो सिंपल, तुम्हें देखना है कांस्टेंट फंक्शन है, तो बस इसमें जंप होगा। अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं तो सिंपल ऐसा है, पहले लेस देन 0 पे ये है, 0 से 5 के बीच वैल्यू जो थी फंक्शन की वो है 1/10, फिर 5 से 10 में है 2/10, फिर है इस तरह से 6/10, फिर 1 हो गया। तो बस आपको जंप देखना है कि कहाँ कहाँ जंप है। मतलब जैसे यहाँ 5 है, 5, 10, 15, 15 बता रहे इस तरह, और ये 1 है, ये बना हुआ था 6/10, ये नंबर था हमारा 2/10, और ये था 1/10, ये चीज़ है। इस तरीके से है, तो बस आपको जंप देखना, 0 पे जंप है, 5 पे जंप है, 10 पे जंप है, 15 पे जंप है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी जो भी जंप है। या सीडीएफ से पीडीएफ निकालना है तो सिंपल तरीका है, जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट कर लो, दिस माइनस दिस माइनस दिस, अपर माइनस लोअर, राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो फॉर्मूला था हमारा कि जिस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी चाहिए राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, ये भी लगा सकते हो। किसी भी ये फॉर्मूला वैलिड है सबके लिए, वैलिड फॉर बोथ कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, सीडीएफ या मिक्स्ड है तो भी नो प्रॉब्लम, फॉर ऑल सीडीएफ, किसी भी तरह का सीडीएफ है, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस का है, चाहे डिस्क्रीट का है, चाहे वो मिक्स टाइप का है, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। तो यहाँ पे सिंपल देख लो, अब 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 1/10 है, तो प्रोबेबिलिटी 0 पे कितनी आएगी, 1/10 माइनस 0। 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1/10 है, राइट हैंड लिमिट 2/10 है, तो 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1/10 है और राइट हैंड लिमिट 2/10 है 5 पे, तो डिफरेंस 1/10 का है। 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 2/10 है, राइट हैंड लिमिट 6/10 है, तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस देना है 6/10 माइनस 2/10, 4/10 है। और ऐसे 15 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 6/10 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, तो फिर में प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 6/10, 4/10, इस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना, जंप देखना है, तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, या ग्राफ बना कर देख लो, या बिना ग्राफ करना है तो ऐसे ही ये फॉर्मूला लगा लो, तो हर पॉइंट प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी लाइक दिस। इसमें किसी को डाउट है अभी भी, तो ये हमने क्या देखा, अगर सीडीएफ डिस्क्रीट का गिवन है तो पीडीएफ कैसे निकलेगा। तो ये तो डिस्क्रीट का भी बात कर रहे थे, पीडीएफ टू सीडीएफ या मतलब पीएमएफ टू सीडीएफ और सीडीएफ टू पीएमएफ। अगर कॉन्टिन्यूअस पे आए तो जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए
अब ये कंटिन्यूअस लिख रहा हूँ, स्मॉल एफ एक्स, मतलब दिस इज पीरियड, लाइक 0 इफ एक्स लेस देन 0, और यहाँ ले लो x इफ x इज मोर देन 0, या चलो cx ले लेते हैं, cx इफ x इज मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन, चलो 2 ले लिया, और 1 इफ x इज मोर देन इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन ये है, पहले तो ये बताओ फाइंड c व्हेन स्मॉल fx x इज pdf ऑफ x। सो pdf होता है कंटिन्यूअस रैंडम नंबर। बताओ पहले c बताओ, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड cdf ऑफ x, ठीक है। तो बताओ, इस तरह क्वेश्चन हमने किए थे लास्ट क्लास में। तो पहले आप c की वैल्यू बताइए ताकि ये pdf है, और दूसरा pdf है तो फिर cdf बताएं। c is equal to 1/2। ओके, तो आपका c आया 1/2, c इज इक्वल टू 1/2 आया, ठीक है। और cdf, तो एक मिनट, मैंने pdf लिखा है तो इसकी क्या जरूरत है? एक मिनट, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे लिख लो काफ़ी, 0 अदरवाइज। आंसर फिर भी ठीक होगा, तो मैं cdf टाइप पे लिख दिया था, ये मैं pdf लिख रहा था, ठीक है। तो pdf तो ऐसे थोड़ा लिखने में गड़बड़ हुआ। ओके, सी एक्स इफ एक्स ले मोर देन 0 लेस देन, तो cdf में होता है कि वैल्यू 0 to 1 जाती है, जो इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा ध्यान रखना, तो दिस फंक्शन इज pdf, दिस इज अ pdf। मैं cdf लिख सकता हूँ, तो उसके लिए सी का आंसर फिर कुछ और आएगा। तो अगर pdf है तो एक कंडीशन होता है, दिस शुड बी नॉन नेगेटिव, एंड दूसरा कंडीशन नॉन नेगेटिव होगा क्योंकि x की वैल्यू 0 से 2 में है, तो सी एक्स की वैल्यू 0 से 2 में आएगी, तो देखना है सी ऑब्वियसली नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो पहला कंडीशन है एफ एक्स शुड बी नॉन नेगेटिव, एंड दूसरा कंडीशन है, तो यहाँ से ये मिला मुझे कि सी शुड बी मोर देन 0, और दूसरा कंडीशन है कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, जो भी उसका सपोर्ट है, सपोर्ट ये जो वैल्यू दी हुई है 0 to 2, इस पे इसको इंटीग्रेट करने पे 1 आना चाहिए, क्योंकि बाकी पॉइंट पे 0 है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 से 2 सी एक्स डी एक्स 1 है, ठीक है। सी बार है एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, 0 से 2 दिस इज 1, तो सी टाइम 4/2 जो कि 2 होगा -0, तो फाइनली ये आएगा c इंटू 2 इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1/2, ओके। तो c इज इक्वल टू 1/2, तो ये करेक्ट है। और क्या है, हमें cdf निकालना है, तो अब कैपिटल एफ एक्स निकालना है, मतलब इसका मतलब होता है डेफिनेशन सेम ही है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। तो वहाँ हम समेशन करते हैं, जैसे डिस्क्रीट में क्या करते थे, समेशन करते थे। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू t व्हेन t इज लेस देन इक्वल टू x। यही चीज़ में अगर मैं कॉन्टिन्यूअस में डेफिनेशन लिखूंगा, तो प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू x इंटीग्रल एफ एक्स टी डी टी, t फ्रॉम -∞ टू x, ठीक है। तो ये अभी हम ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस के लिए है और ये वाला डिस्क्रीट के लिए है, ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो अभी क्या करते हैं, तो हम देखते हैं फंक्शन कैसे डिवाइडेड है। तो ये क्या था कि 0 से 2 में सी एक्स है, अदरवाइज 0 है, तो 0 से पहले तो 0 ही होगा, तो हमें सी डी एफ को ऐसे लिखना होता है। तो इफ एक्स अगर लेस देन 0 है तो वैल्यू 0 आएगी, क्यों, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू 0 है, 0 का इंटीग्रेशन करेंगे 0 आएगा। अब जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच है, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ -∞ टू x है, लेकिन 0 से पहले प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसको मैं स्टार्ट करेंगे, मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ -∞ टू, तो ये नहीं लिख के -∞ की जगह क्या आएगा
जीरो आएगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से जीरो में वैल्यू ऑलरेडी जीरो है। तो ये जो सी एक्स है, सी एक्स किस वैल्यू के लिए है, 0 से 2 के लिए है, तो यहाँ 0 से 2 नहीं लिखना है, 4 होगा। 0 टू नहीं 0 टू एक्स लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ठीक है। 0 टू एक्स डी एक्स, और लास्ट में तो ऑब्वियसली 1 आता है, तो इफ एक्स मोर देन इक्वल टू 2 लेंगे तो 1 आएगा, Same. ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इसको इंटीग्रेट C कर का लो, वैल्यू रखने के बाद हाँ सी के वैल्यू रख देंगे हाफ, तो एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, और हाफ तो एक्स x स्क्वायर स्क्वायर 4। हो गया 0, सो एक्स स्क्वायर बाई 4 या 1/4 एक्स स्क्वायर, और ये 1। सो दिस व्हेन एक्स लेस देन 0, दिस व्हेन एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, एंड दिस व्हेन एक्स मोर देन इक्वल टू 2। अगर आपको ये चेक करना हो तो इसमें अगर एक्स को मैं 2 रखूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा, तो इसीलिए मोर देन 2 पे या उससे ज़्यादा रखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो ये हमारा सीडीएफ आया। तो जब पीडीएफ गिवन है, मतलब पीडीएफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल गिवन है, तो सिंपल आपको इंटीग्रेट करना है ये वाला फॉर्मूला। पहले हम समेशन कर रहे थे, नोटिस किया आपने, तो एक वैल्यू पे ऐड कर, ठीक है। तो अभी क्या किया हमने, पीडीएफ से सीडीएफ फाइंड किया है, और नेक्स्ट हो सकता है, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे मान लो ऐसा है, एफ एक्स एक्स इस तरह से है, लाइक 0, और यहाँ ले लो, जैसे सी लिखा था मैंने, सी एक्स स्क्वायर बाई 10 लिख दिया मान लो, ठीक है, एंड 1। सो दिस व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एंड दिस इफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन, चलो मान लो 10 ले लिया मैंने, चलो कर इफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, अब ये सीडीएफ है, ठीक है, मैं सीडीएफ ही लिख रहा हूँ जान के। सो दिस इज द सीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल यू हैव गिवन। सो क्वेश्चन है पहला, फाइंड सी इफ this fx is CDF of x, and second है find PDF of x, ठीक है। तो CDF गिवन है, तो पहले C निकालो जब ये CDF हो, और फिर CDF है तो उसको फिर बताओ उसका PDF क्या है। सर C 1/10 आएगा। ओके, इन्होंने थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ। इसमें लिख देता हूँ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, C if fx is the CDF of continuous random variable। C 1/10 है। हाँ, कॉन्टिन्यूअस रैंडम मैंने मेंशन कर दिया, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, अदरवाइज मिक्स टाइप होगा तो मे बी। ओके, तो सीडीएफ की प्रॉपर्टी है लेस देन 0 पे, मतलब माइनस इन्फिनिटी पे 0 होती है, प्लस इन्फिनिटी 1 है, राइट कॉन्टिन्यूअस है, तो हमने इक्वलिटी वैसे लिया हुआ है, और नॉन डिक्रीजिंग होगा तो इंक्रीजिंग तो है ही। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोला है, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलता, एक्स स्पेसिफाई नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रॉब्लम होगा फिर, तो उस केस में गिवन होगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम। उस केस में हम लोग 1 नहीं रख सकते थे, 1 अगर मतलब हमको नहीं पता होगा, मतलब कि अगर हमको ये नहीं पता होगा कि ये, मतलब कंफर्म नहीं है कि पीडीएफ है ये चीज, मतलब कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है x, तब हम लोग नहीं रख सकते थे ना 1। हाँ, मतलब 1 तो रखते, लेकिन यहाँ पे तुम इक्वल नहीं कर सकते। अभी तुमने कैसे फाइंड किया सी की वैल्यू? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। जैसे देखो क्या होगा, देखेंगे सिंस x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब उसके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू सेम है। तो हमें सी में इंटरेस्ट है, तो सी में इंटरेस्ट है, तो सी 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है और राइट हैंड लिमिट 0 ही आ जाएगी, तो कोई सी नहीं मिलेगा।
लेकिन 10 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो अगर मैं कैलकुलस की भाषा में लिखूं तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस कैपिटल एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 10। ये करते हैं कैलकुलस में। यस सर। तो ये है, या इसी नोटेशन को जैसे मैं अभी तुमने देखा होगा, नोटिस किया होगा, मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, एफ एक्स ऑफ 10 माइनस एफ एक्स ऑफ 10 प्लस एफ एक्स ऑफ 10। तो सेम बात है, तुम लिमिट लिखो या ऐसे लिख दो तो अंडरस्टूड है। लाइक 10 माइनस का मतलब वही हुआ कि वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिट्स एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 10। 10 प्लस का मतलब है लिमिट्स एट द पॉइंट राइट हैंड साइड ऑफ 10, एंड एफ 10 का एग्जैक्टली 10। सो जब 10 के लेफ्ट में आओ, तो 10 के लेफ्ट में आओगे सीडीएफ में, तो तुम्हारा ये वाला फंक्शन है। तो इसमें x को 10 रख दो, तो इसमें x को 10 रख दोगे तो c टाइम्स 10 स्क्वायर बाई 10, ओके, लेफ्ट हैंड में c इंटू, अब 10 प्लस है, मतलब x की वैल्यू 10 से थोड़ी ज़्यादा है, राइट हैंड लिमिट की बात करें, x इज स्लाइटली मोर देन 10, x स्लाइटली मोर देन 10 है तो वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ये वैल्यू। और फिर एफ एक्स ऑफ 10, जब x एग्जैक्टली इक्वल है 10 के, तो उस केस में भी ये नीचे वाला इक्वलिटी यहाँ लगा हुआ है नीचे, तो ये 1 ही आएगा, सो दैट विल बी 1 ओनली। तो इसको सॉल्व कर लो अब, तो 10c इज इक्वल टू 1, तो c इज 1/10, ओके, तो ये आया। तो ये एक्चुअली हम इसलिए कर पाए कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वैल्यू नहीं है, तो फिर हम ये हम कंटिन्यूटी गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि सीडीएफ जरूरी नहीं कॉन्टिन्यूस होता है, उस केस में सी हम नहीं निकाल पाएंगे। तो वहाँ फिर क्या होगा, इक्वलिटी इधर की जगह उधर लगा देगा, तब वो है। जैसे अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं दिया होता तो क्या करता है, इक्वलिटी नीचे यहाँ ना लगा के वो तुम्हें यहाँ इक्वलिटी देता। क्यों यहाँ पे देगा? ताकि तुम राइट कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे अब, तो राइट कॉन्टिन्यूटी इधर से आएगी और 10 पे वैल्यू ऊपर ये वाली है, तो आंसर फिर सेम आएगा। तो कॉन्टिन्यूस मुझे देना पड़ा क्योंकि हमने इक्वलिटी नीचे ही दिया हुआ है, इसलिए कॉन्टिन्यूस है। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है सीडीएफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तब कॉन्टिन्यूस होगा, अगर मिक्स टाइप है तो कोई जरूरी नहीं है, डिस्क्रीट है तो कोई जरूरी नहीं है फंक्शन कॉन्टिन्यूस। तो उस केस में अगर नहीं दिया है कॉन्टिन्यूस है तो ये तुम्हें यहाँ इक्वलिटी लगा कर देगा ऊपर ही, तो तुम्हें समझना है, ओके, तो मुझे लिमिट फिर यूज करना, अभी यहाँ मैंने लिया हुआ। ओके, तो सी की वैल्यू 1/10 आ गई। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द पीडीएफ, बताओ पीडीएफ क्या होगा। तो स्मॉल एफ एक्स ऑफ एक्स, सो यू नो अगर ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ है तो यू कैन सिंपली डिफरेंशिएट, दिस इज द फॉर्मूला। अगर कोई एक्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो सीडीएफ का डिफरेंशिएशन कर दो, वो तुम्हारा पीडीएफ दे देगा, सीधा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो बताओ क्या आया, cx/5 0, और बाकी नीचे वाला भी 0 हो जाएगा, तो बीच वाले को डिफरेंशिएट करना, मेन पॉइंट सर इज cx हाँ 2, c की जगह पे 10 रख सकते हैं 1/10। हाँ मतलब 2cx अभी हुआ तो c को हम रख देंगे 1/10, तो कितना आया x बाई 1/50 आ रहा है। हाँ, तो डिफरेंशिएट कर लो तो लाइक x/50 हो जाएगा, क्योंकि 2c x/10 होगा, c 1/10 है, तो x/50। ये कब, तो पहले ऐसे लिख लो। 0 से x से 10 0 से हाँ मतलब जैसे अगर तुम ऐसे कंक्लूजन में पहुंचोगे, जैसे डिफरेंशिएट सीधा कर दिए तो कोई बात नहीं, x लेस देन 0 ऐसा है, जब x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 10 है ऐसा है, फिर 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आया, तो कब, जब x मोर देन इक्वल टू 10 है, तो इसी को तुम रीराइट करोगे तो ये तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। 0 फॉर अदरवाइज करते हाँ 0 फॉर अदरवाइज, बीच में मेन पॉइंट का काम की चीज ये है खाली। तो x/50 इफ x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 10, अब बाकी पे 0 है तो 0 अदरवाइज। सर यहाँ पे इनइक्वलिटी लगाना जरूरी है, वो जो लेस देन और इक्वल टू में है। मतलब इक्वलिटी लगा दो तो मतलब ऐसे सीडीएफ, अगर हम लोग पीडीएफ निकाल रहे हैं सीडीएफ से डायरेक्ट, तो इसमें इक्वलिटी लगाना जरूरी है या नहीं, तो थोड़ा इस पे कंफ्यूजन, मतलब सही क्या रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके, तो नहीं लगाओ तो भी मुझे लगता है सही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो स्मॉल एफ एक्स हाँ कॉन्टिन्यूस। वही मैं सोच रहा था, जैसे क्वेश्चन में तो वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आप भी लगा रहे हैं,
इसलिए मैं हाँ पूछ मैंने रहा हूँ। लगा दिया एक्चुअली, कुछ में लगा, अभी नहीं लगाओ, ठीक है, अभी हम यही लेके चलते हैं विदाउट टेकिंग इक्वलिटी, क्योंकि पीडीएफ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, स्पीच में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और 10 पे तो ऐसा डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। क्योंकि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो इक्वलिटी लगा दोगे तो भी बात सेम है, नहीं लगाओगे तो भी बात सेम है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जो होता है वो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, जीरो होता है, मतलब x 0 होता 10 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है। तो किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूस में जीरो होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुमने इक्वलिटी लगा दिया तो भी तुम्हारा आंसर सही है, तुम नहीं लगाए तो भी सही है, क्योंकि उससे प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है। जैसे 0 से 10 में इंटीग्रेशन है, तो इक्वल है तो भी आंसर वही आएगा, इक्वल नहीं है तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि पॉइंट से है। कॉन्टिन्यूस को फर्क नहीं पॉइंट पड़ता। पे प्रोबेबिलिटी 0 होता हाँ, एक पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता है, डिस्क्रीट में फर्क पड़ेगा, डिस्क्रीट में गलती से है। इक्वल लगा दिए तो अलग पॉइंट, अलग मतलब हो जाएगा, हाँ। लेकिन कॉन्टिन्यूस में फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया तो भी सही है, नहीं लगाया तो भी सही है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास CDF था और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का था, तो हमने फिर कॉन्टिन्यूटी यूज़ किया इसका, फिर से C मिला, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिए तो हमें PDF मिल गया। ठीक है, डिस्क्रीट में डिफरेंस लेते हैं। ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन होता है कि अगर मुझे मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल है और उसका मुझे PDF निकालना है, जैसे मान लो CDF दिया है, जैसे मैंने लिखा था स्टार्टिंग में 0 ½ + x/2 1, ये था जब x लेस देन 0 है, ये है जब x मोर देन 0 लेस देन 1 है, दिस इज मोर देन इक्वल टू 1। तो इसका PDF या PMF कैसे निकालोगे? तो दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यू कैन चेक, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 पे इक्वलिटी यहाँ लगा देता हूँ, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तुम, अच्छा सॉरी, तो 1 पे तो कॉन्टिन्यूस है, 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं, 1 पे कॉन्टिन्यूस है ना, क्योंकि 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आएगी और राइट हैंड लिमिट 1 आएगी, तो 1 पे कॉन्टिन्यूस है, 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है और 0 की राइट हैंड लिमिट हाफ है, so this is not continuous function at 0. So how will you find the PDF from this? It's a CDF numerator, and how will you find the PDF? तो ये mixed type random variable का CDF है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। डायरेक्ट कर दो, डिफरेंशिएट क्या होगा, 1/2 if 0 2 x to 1 1/2 0 to 1, and बट x। आपको CDF देख के ये समझ आ रहा है, वो डिफरेंशिएट मास पॉइंट पे भी है प्रोबेबिलिटी। हाँ, हम सीधा डिफरेंशिएट कब करते हैं, जब ये श्योर हो कि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF, लेकिन मुझे तो पता है कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, x is not continuous. Why? Because at x is equal to 10, x is equal to 0, probability is half, और कॉन्टिन्यूअस होने के लिए किसी भी एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता तो पॉइंट पे 0 आता, लेकिन तो 0 हाफ आ गया, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ पहले हम चेक कर लेंगे, ओके किस किस पॉइंट पे जंप है उसको अलग से रखेंगे, फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो हम जैसे 0 पे चेक किया हमने कॉन्टिन्यूटी, 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, 0 की राइट हैंड लिमिट यहाँ से आएगी हाफ, और 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट है 1, 1 की राइट हैंड लिमिट है 1, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 0 पे खाली, तो 0 पे खाली जंप है, तो हम ये अलग से लिख लेंगे कि ओके 0 पे जंप है, तो पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कि 0 पे जंप है, इसीलिए 0 पे मास है हाफ का। अब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट करके देखते हैं तो क्या आएगा, 1/2 सो ये 1/2 0 to इफ x is more than 0 less than 1, अगर तुम नोटिस करो तो मैंने इक्वलिटी 0 से हटा दिया है, अदरवाइज हाँ, क्योंकि हटा इसलिए क्योंकि क्योंकि मैंने वहाँ ऊपर हम लिख लिख दिया चुके है। हैं 0 पॉइंट पे। हाँ, तो अब क्या फायदा देखो, और अगर सपोज तुम इस चीज को मिस कर देते हो मान लो, तो आपकी जानकारी के लिए बताएं ये PDF है ही नहीं, है क्या, PDF होने के लिए मान लो चलो किसी ये मिस कर दिया, सीधा सीधा डिफरेंशिएट, स्टार्टिंग में बोला कि सीधा डिफरेंशिएट कर देते, तुमने गलती से सीधा डिफरेंशिएट कर दिया, तो तुम्हारा आंसर ये आएगा सीधा 1 डिफरेंशिएट, आएगा ही नहीं। और अब चेक करेंगे तो ये PDF है ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि 0 से 1 में जब हाफ को इंटीग्रेट करोगे तो आंसर तुम्हारा हाफ आया, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि टोटल इंटीग्रेशन करने 1 आता है, तो ये गलत है मतलब, तो इसीलिए ये गलत है, इसका मतलब ऐसे लिखेंगे इसको, तो इसलिए हम 0 पे प्रोबेबिलिटी हाफ है अलग से, और 0 1 के बीच जो है PDF की वैल्यू ये है, तो इसको लिखते कैसे हैं, तो तुम इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हो, fx ऑफ x एक साथ लिखना है तो
हाफ है अगर x इक्वल टू 0 है, तो स्मॉल x, और थोड़ा सा मुश्किल होगा नहीं, x 0 है तो ओके। और सर तो फिर तो ये डेफिनेशन से डेविएट कर जाएगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का मिक्स हो जाएगा। हाँ, ये इसीलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये एक्चुअली ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल नहीं है और ना ही डिस्क्रीट है ना। ये थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल है, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब ये ना तो कॉन्टिन्यूअस है ना ही डिस्क्रीट है, तो इसको मिक्स टाइप बोलते हैं। तो इसको ऐसे लिखना, ठीक है, 0 पे हाफ है और इस पे ये है, मतलब 0 पे मास। ये जैम में इस तरह क्वेश्चन आए हैं, बता रहा हूँ, जैम में भी प्रेफर इस करेंगे टाइप हम। में सबसे पहले हम लोग इक्वलिटी साइन देखेंगे, उसके बाद पहले मास पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, हाँ, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करके पीडीएफ में। पहले चेक करेंगे कॉन्टिन्यूअस है क्या। अगर सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया तो मतलब वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अगर जंप आया तो मतलब वो डिस्क्रीट है, सिर्फ जंप ही आ रहा है तो वो डिस्क्रीट है, मतलब जंप का सम 1 आ गया, लेकिन यहाँ x है तो ये डिस्क्रीट हो नहीं सकता क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा डिस्क्रीट वाले में। तो ये मिक्स टाइप है, जंप भी आ गया और ये है, तो इस तरह से लिख लें, ठीक है। 0 पे प्रोबेबिलिटी हाफ है, बाकी पे सीडीएफ ये है। जैसे क्वेश्चन क्या होता है, मतलब क्वेश्चन तुमसे अगर ये पूछ लेगा तो इसको मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लाइक जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यहाँ प्रॉब्लम होता है बच्चों को, x लेस देन इक्वल टू 1। देखो जैसे ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन जैम में आए हो, मैं अभी बता रहा हूँ, तब भी याद दिलाऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे इस तरह का। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, कैसे फाइंड करोगे? तो जल्दीबाजी में क्या है, तुम ये सोच सकते हो ओके ना, मतलब 1 का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, इक्वल टू 1 लगा दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ बस ध्यान रखना कि ये नहीं सीधा 0 से 1 में हाफ को इंटीग्रेट कर दे, तो इससे आंसर फिर हाफ आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुमने 0 को देखा ही नहीं, तो हमें क्या करना है, इसको अलग भी करना है कि ओके 0 पे तो अलग से मास है, फिर हम ऐसा करेंगे, मतलब 0 की प्रोबेबिलिटी अलग से लेंगे, फिर 0 से 1 में इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे इसकी वैल्यू हाफ है और ये हाफ आएगी, ये वाली, तो हाफ ऑफ 1 हो गया। आर गेटिंग? या मैं अगर ये पूछ देता तुमसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1/3, सिंपली ये पूछ दिया। अच्छा, एक तो मजे की बात क्या है, चलो ये बताता हूँ, क्या है कि ना हमें सीडीएफ दिया है ना और प्रोबेबिलिटी पूछ ले, तो पीडीएफ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम चाहें तो सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी हम सीडीएफ से निकाल सकते हैं, मतलब कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं। मतलब मुझे जो सीडीएफ दिया ना स्टार्टिंग में, हम उसको यूज़ करके ये निकाल पाएंगे। तो देखते हैं पहले, अच्छा है, मतलब पीडीएफ को यूज़ करके निकालता हूँ। अदरवाइज सीडीएफ गिवन है और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है पीडीएफ निकालने की अलग से, सीधा सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो देखो जैसे इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ क्या है, फिर ध्यान रखना है, ओके 0 पे अलग से मास है, तो मुझे 0 को अलग करना होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0 लेस देन 1/3। तो 0 पे मास हाफ का था और 0 से 1/3 में हम इंटीग्रेट करेंगे, जो हमारा पीडीएफ मिला था ये वाला, तो हाफ था, तो हाफ dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो हाफ प्लस हाफ बाहर है x, तो 1/3 माइनस 1 माइनस 1/3 माइनस 0, इंटीग्रेट कर रहा हूँ सिंपली मैं, तो 1/2 प्लस 1/6, तो इसको कर लो 3/6 प्लस 1/6 4/6 2/3, ये 2/3 आया। अब मैं क्या बात कर रहा था, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकालने का बिना पीडीएफ, ठीक है। एक बार इसको देख लो, इसमें अभी कोई डाउट है तो पूछो। इस तरह का रैंडम वेरिएबल होगा, पहले चेक करना डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूअस है। डिस्क्रीट है, किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो सिंपल हम डिफरेंस ले लेंगे। कॉन्टिन्यूअस है तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट करो, कोई पंगा नहीं है पीडीएफ के लिए। मिक्स टाइप है तो पहले चेक करो कि वो कॉन्टिन्यूअस है क्या या डिस्क्रीट है क्या, नहीं अगर दोनों लग रहा है फिर वो पॉइंट पे मास अलग कर लो, फिर डिफरेंशिएट करो। तो डिस्क्रीट वाला काम अलग से करो, कॉन्टिन्यूअस वाला काम अलग से करो, वो मतलब है। और उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। अब क्या है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमें प्रोबेबिलिटी सीडीएफ को यूज करके निकालना है, जरा ध्यान दो। तुम्हें ये पता है कि चलो ये नंबर लाइन है, कोई दो नंबर है ए बी, ठीक है।
अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी x मोर देन a लेस देन b। अब जरा ध्यान दो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है और मुझे सिर्फ CDF गिवन है, CDF को यूज करके। सो आई वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF, है ना, नॉट PDF। सो PDF मुझे नहीं पता है या मैं निकालना भी नहीं चाहूँगा। मैं CDF से PDF निकाल सकता हूँ, लेकिन हम क्यों टाइम वेस्ट करें? तो अगर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो कैसे निकालेंगे? तो इसको तुम CDF के टर्म में लिख पाओगे क्या? कोई बताओ मुझे। FB माइनस FA। यस, बट क्वेश्चन ये है कि तुम्हें श्योर नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। मतलब FB माइनस FA हम तब लिखेंगे जब मुझे पता हो कि ये कॉन्टिन्यूअस है। अगर डिस्क्रीट हुआ तो फिर वो पॉइंट पे भी मास होगा। FB माइनस FA प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू B। हाँ, इस तरह से तुम ब्रेक कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या लिख सकते हो कि हमें ध्यान रखना चाहिए A से B के बीच का इंटरवल। माइनस हो जाएगा। तो fx ऑफ b माइनस, माइनस क्यों लिखा हूं मैं? क्योंकि यहाँ b इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है। माइनस, अब घटाना है मुझे, तो किसको माइनस करोगे? तो तुमने क्या किया है, यहाँ से स्टार्ट करके अब तुम इसको माइनस करोगे। किसको? fx ऑफ a। जिसको डायरेक्टली ये समझ आ रहा है ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो मैं थोड़ा और डिटेल में लिखता हूँ। देखो, जैसे a से b के बीच के नंबर को मुझे लिखना है ऐसे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, प्रोबेबिलिटी x लेस देन b माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a। चेक करो, मतलब b से लेस देन b का मतलब हुआ माइनस इंफिनिटी से लेके b तक, ठीक है। x लेस देन b का मतलब क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी से b तक, और b ओपन है, मतलब वही ओपन तक जहां तक मुझे यहाँ पे है। और में से घटाओगे क्या? तुम्हें बस ये चाहिए, तो तुम यहाँ से ये घटाओगे, क्लोज घटाओगे तो ओपन बचेगा तुम्हारे पास। यहाँ ओपन था a पे, तो जब क्लोज वाला घटाओगे तो ओपन बचेगा। गेटिंग? लेस देन इक्वल टू हटाओगे, अगर तुम ऐसे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर तुमने सिर्फ इक्वलिटी नहीं लगाया यहाँ ए पे, तो दिस इज रॉन्ग। तो अपने तरीके से सोच के देखो, यहाँ इक्वलिटी लगाना पड़ेगा। एंड दिस इज नॉट CDF। CDF होने के लिए इक्वलिटी होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये CDF डायरेक्टली नहीं लिखना, वो कॉन्टिन्यूअस में लिख सकते हैं, डिस्क्रीट में प्रॉब्लम होगा। लाइक जैसे इसको अगर लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू b, और मुझे इसके लिए घटाना पड़ेगा b वाली प्रोबेबिलिटी। तो किसी को अपना अपना ट्रिक है तुम्हें याद रखने का, तो अपने तरीके से याद कीजिए, मेरे वाले तरीके से याद रखें। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और किसी को पहले से अपने तरीके से मैं याद है तो इट्स फाइन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ FB माइनस, जैसे ये था F, इसको मैं FA लिखूंगा, fx ऑफ a, और बाद में प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू b। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उतना लिखने के बजाय इन दोनों को मिला के मैं लिख देता हूँ, या इसको मैं लिख देता हूँ fx ऑफ b माइनस। b माइनस मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूँ b का, तो b इक्वलिटी में नहीं है। मतलब देखो, जैसे fx ऑफ x क्या होता है हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x। इक्वलिटी का इंपॉर्टेंस नहीं है अगर कैपिटल X एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो इक्वलिटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता है कि x कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, मतलब हो सकता है x डिस्क्रीट है या मिक्स टाइप है, तो वहाँ इक्वलिटी का इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी तुम्हारा गलत आ सकता है। तो इक्वलिटी का इंपॉर्टेंस तब है जब तुम श्योर नहीं हो कि वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, जब तक गिवन नहीं है। तो इक्वलिटी को तुम लाइटली नहीं ले सकते उस केस में। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो यू कैन इग्नोर इट। तो इस तरह की चीज़ें ये है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ऐसा होता है कैपिटल X लेस देन, जैसे x है, तो इसको मैं यूज करूंगा नोटेशन f ऑफ x माइनस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट टाइप की, ठीक है, वो चीज़। तो जैसे मैं वो लिखता था, अरे भाई, जैसे मैं ये लिखता था, कैसे लिखता था, fx ऑफ x प्लस माइनस fx ऑफ x। इसका क्या मतलब हुआ? तो प्लस तुम हटा भी सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैंने बोला था। तो इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x माइनस प्रोबेबिलिटी x, यहाँ माइनस है, इस तरह से, मतलब राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। ये सिखाया था स्टार्टिंग में यही सिखाया था ना, राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x लेस देन x, अब देखो यहाँ x लेस देन इक्वल टू x है, उसमें से तुम x लेस देन को घटा रहे हो, तो ऑब्वियसली इक्वल टू वाला बच गया। तो ये मैं यूज कर रहा था उस टाइम पे। Yes. अब
अब क्या है, मैं सीधा सीधा तुम्हें मैं लिखता हूँ और तुम्हें जैसे पल्ले पड़े वैसे याद रखना। तो अगर ऐसा है x लेस देन b, कहीं इक्वलिटी नहीं लगा है, तो हम क्या लिखूंगा इसको मैं, एफ ऑफ b माइनस, क्योंकि b पे इक्वलिटी नहीं है, माइनस, अब मुझे घटाना है, एफ एक्स ऑफ a। फिर अगर ये हुआ x मोर देन इक्वल टू a लेस देन b, अब लेफ्ट में इक्वलिटी लगाया हूँ, तो यहाँ भी होगा एफ ऑफ b माइनस, क्योंकि लेस देन इक्वल टू b माइनस, घटाना है मुझे। अब क्या इक्वलिटी है, तो इक्वलिटी रखने के लिए मुझे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट घटाना पड़ेगा, तो मतलब एफ एक्स ऑफ a माइनस। फिर ऐसा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है फॉर द फर्स्ट टाइम जो देखना है, इस पर सोचोगे तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर है, खुद से थोड़ा डिसाइड करना। एफ एक्स ऑफ बी, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी लगा हुआ है, तो लेस देन इक्वल टू बी माइनस, अब घटाना है मुझे, तो यहाँ इक्वलिटी नहीं है, तो मुझे इक्वलिटी को घटाना पड़ेगा, तो इक्वलिटी को घटाना पड़ेगा, मतलब एफ एक्स ऑफ ए लूंगा मैं, और प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, तो यहाँ क्या इक्वल टू लगा हुआ है, तो सी डी एफ ऑफ बी माइनस, अब मुझे घटाना है, देखो इक्वल यहाँ लगा हुआ है ए पे, तो ए का लेफ्ट हैंड लिमिट घटाना पड़ेगा मुझे, ताकि ए यहाँ पे रहे, तो मैं माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ ए माइनस कर रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला है जो तुम्हें हेल्प करेगा डायरेक्टली सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी निकालने में। ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला फिर से कह रहा हूँ हमेशा वैलिड है। इसको ये भी लिख सकते हैं ना कि एफ एक्स बी, बी की जगह बी प्लस यूज कर सकते हो कहीं भी, ए की इसको जगह ये आई थिंक साउंड में प्रॉब्लम है, मैं सुन नहीं पा रहा। हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्लियर है आवाज? हाँ आवाज तो आ रही ना तुम्हारी। एफ एक्स बी, हम्म, ओके सर, एफ एक्स बी माइनस एफ एक्स ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। हाँ इस तरह से ये चलेगी चलेगी, जो तुम कह रहे हो ठीक है, हाँ वो लिख सकते हैं। मैं समझ गया जो कह रहे हो, लाइक चलो मैं लिख देता हूँ जो तुम कहना चाह रहे हो, इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लेकिन ये फिर आगे जो लिख रहा हूँ ये और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मेरे अकॉर्डिंग, मतलब सबकी अपनी समझ है, तो मैं तो यही यूज़ करूँगा जो मैंने लिखा हूँ, और बाकी कोई भी होगा, चाहे वो सी डी एफ डिस्क्रीट का हो, कॉन्टिन्यूस का हो या मिक्स टाइप हो, तीनों में ये फॉर्मूला वैलिड है जो मैंने लिखा है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा, सी डी एफ से सीधा प्रोबेबिलिटी आएगा। तो इसको जैसे लिखना चाहूँ मैं, तो एफ एक्स ऑफ बी, अब ये माइनस था लेकिन मैं उसको बी लिख रहा हूँ, तो मुझे घटाना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू बी और माइनस एफ एक्स, जो तुम कहना चाह रहे हो, इस तरह से मैं बाकी को भी लिख सकता हूँ। एफ एक्स ऑफ बी लिख दिया, तो मुझे इसको घटाना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू बी माइनस, अब यहाँ भी माइनस है, तो मैं एफ एक्स ऑफ ए कर देता हूँ, लेकिन यहाँ मैंने इक्वलेट कर लिया माइनस में, तो मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा ए वाले को, तो मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो माइनस में था पहले से। यहाँ यहाँ तो कोई पंगा ही नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, मतलब प्लस माइनस का वो बात कर रहा हूँ मैं, तो जहाँ माइनस है वहाँ तुम एफ एक्स ऑफ पी माइनस, फिर से वही है एफ एक्स ऑफ ए, एंड देन यू हैव टू ऐड प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू ए। सो इन शॉर्ट कैसे कन्वर्ट किया, तो हम अगर कहीं आपको ऐसा दिखे x माइनस, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी x स्ट्रिक्टली लेस देन x, और अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो लेस देन इक्वल टू x, तो आपने जितना एक्स्ट्रा लिखा उतना घटाओगे, तो आपने एक्स्ट्रा क्या लिखा है इक्वल टू x, उसको घटाना पड़ेगा, तो आप इसको लिख पाओगे एफ एक्स ऑफ x माइनस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू, तो यही यूज करके हमने वहाँ कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये वहाँ पे यही किया है, एक्स ए रख के देख लो या बी रख के देख लो, एनीवे इसका एप्लीकेशन जरूरी है तो ज़्यादा समझ आएगा। सो दिस वैलिड फॉर ऑल, मतलब चाहे वो कॉन्टिन्यूस रैंड, मतलब
डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूस हो या मिक्स्ड हो, सबके लिए वैलिड है। ऑल CDF, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल CDF। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ना, जैसे इसमें है, जैसे यही क्वेश्चन था, इसको तो मैं यूज करके देखते हैं। देखो मैं कुछ ट्राई करता हूँ क्वेश्चन लिखने का अपने से। तो जैसे CDF है, हमने एक क्वेश्चन किए हैं 0, एक था x²/4 और 0 सॉरी 1, ये कॉन्टिन्यूस वाला था। ये कब था? जब x लेस देन 0 था। और ये कब था? जब x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2 था। दिस वाज x लेस देन मोर देन। तो ये CDF था, हमने इसको चेक किया था। ओके, अब क्वेश्चन ये मैं पूछ रहा हूँ, जैसे प्रोबेबिलिटी बताओ। जैसे एक तो सिंपल है, किसी पॉइंट पे पूछ लेगा, तो पॉइंट पे पूछ लिया, मान लो जैसे हमें पूछ लिया कि 2 पे प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पॉइंट पे पूछ लिया तो वो फॉर्मूला हमें पहले से पता है क्या, 2 की राइट हैंड लिमिट माइनस 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, 2 प्लस माइनस 2 माइनस, तो 2 की राइट हैंड लिमिट मतलब x जब 2 से थोड़ी बड़ी है तो 1 है, माइनस 2x की वैल्यू 2 से थोड़ी छोटी है, जो भी थोड़ी छोटी है मतलब इधर आ गई, तो इसमें 2 रख दो x को, तो 4/4 1, तो मतलब प्रोबेबिलिटी 2 पे 0 आएगा। ऐसा मैंने कॉन्टिन्यूस का ऑलरेडी बोला हुआ है, तो 0 ही आएगा। फिर ऐसे 0 पे चेक कर सकते हो सेम वे में, है ना। सो लाइक 0 की राइट हैंड लिमिट माइनस 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब x की वैल्यू 0 से थोड़ी ज़्यादा है तो CDF क्या है, जब थोड़ी ज़्यादा है तो x²/4 है, x को 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। x 0 माइनस है, मतलब x की वैल्यू 0 से थोड़ी छोटी है, तो ये 0 ही है वैल्यू, 0 माइनस 0 0 ही आ गया। अब पंगा क्या है, कोई पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन, मान लो जैसे क्या है, x की वैल्यू चलो 1/3 से लेके मान लो 3 है सपोज, ये प्रोबेबिलिटी बताओ। तो दो तरीका है फिर से, एक तो CDF निकाल के कर सकते हो, और एक डायरेक्टली हम PDF निकालोगे, फिर उसका डिफरेंशिएट करके फिर PDF को इंटीग्रेट कर लोगे। लाइक अगर PDF में निकाल लिए तो यू कैन इंटीग्रेट इट जो भी उसका रेंज है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके बताओ इसका आंसर, तुम लोग ट्राई करो अपने तरीके से, CDF को यूज़ करके देखो, करके आता है क्या। तो तुम्हें जैसे फॉर्मूला याद है, मतलब ये तो कंटिन्यूअस है तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है पॉइंट पे सर तो। 17/18 आएगा क्या? ओके चलो 17/18, बाकी लोग भी ट्राई करके देखो जी। मतलब इस क्वेश्चन का अपने में तरीके से तुम्हें जैसे भी आता है, तुम एक बार ये चेक करो कि तुम्हारा जो फंडा है वो काम कर रहा है क्या। कभी कभी होता है ना दूसरे तरीके से सोचते हैं लेकिन वो सही होता है, तो अगर वो हर क्वेश्चन पे वर्क कर रहा है तो सही है, अपने में तरीके होते हैं। बाकी इससे आंसर नहीं आएगा, जैसे तुम्हें आता है वैसे करके देखो। बताओ 1/3 से 1 में अगर प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है 1/3 से 3 के बीच की, तो क्या आएगी। बात कर रहा है, इसमें टैलेंटेड लोग हैं, किसी का आंसर नहीं आ रहा। सर 17/18 ही आएगा दोनों मेथड से। करेक्ट आंसर है तो कैसे भी करो, मैथ में है ना वही होता है। चलो मैं अपना तरीका लगाता हूँ, तो CDF ऑफ 3 माइनस, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, माइनस CDF ऑफ 1/3। ऐसे यहाँ पे तुम्हें माइनस प्लस का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कंटिन्यूअस रन है मेरे वाले, तो पॉइंट से फर्क नहीं पड़ना है। तो तुम अगर
एफ एक्स ऑफ 3 भी लिख देते हो तो ठीक है, लेकिन हमेशा लिखना ना मुसीबत में डाल सकता है। तो चलो 3 माइनस मतलब सी डी एफ फंक्शन में एक्स की वैल्यू 3 से थोड़ी जीरो छोटी। आएगा सर कंटिन्यूअस है तो। नहीं नहीं, मैं किसकी प्रॉपर्टी, इसकी बात कर रहे हो? हाँ चेक करते हैं। तो एफ एक्स ऑफ सॉरी 3 सर, माइनस, मैंने एक्स स्क्वायर बाय 2 ले लिया था, सॉरी सर, कोई गलत हो बात, गया। अच्छा कोई बात नहीं, मतलब वो तो गलतियां होती रहती हैं, कोई बात। तो 3 माइनस है, मतलब 3 माइनस का मतलब वो एक्स की वैल्यू 3 से थोड़ी सी छोटी, मतलब 2.999। तो बताओ ये फंक्शन तुम देखो जो गिवन है, एक्स की वैल्यू जब 2.999 अप्रॉक्स है, तो मैं कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू क्या लूंगा? 1। 1। ये 1 है क्योंकि 2.99 इस कैटेगरी में आएगा, सबसे नीचे वाली कैटेगरी में, माइनस। अब एफ एक्स ऑफ 1/3, तो अब देखो x की वैल्यू 1/3 है। अब पहले ये चेक करो कि 1/3 किस कैटेगरी में आता है, जो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड है फंक्शन। तो 1/3 इन तीनों में से किस कैटेगरी में? ये बीच वाली कैटेगरी में है। सेकंड। अब बीच वाली कैटेगरी में है, तो ये जो बीच वाली जो फंक्शन है उसमें x की जगह 1/3 डाल दो। x की जगह क्या करो? 1/3 डाल दो, तो क्या आएगा? पुट करके देखो। 1/36। हाँ 1/3 स्क्वायर 4, तो 1/36। कैल्शियम ले लो। 35/36। हाँ तो ठीक है, ये आया। तो उसने कैलकुलेशन मतलब वो बस थोड़ा हो गया। 35/36 माइनस हो सॉरी, अरे सॉरी 35/36। हाँ, तो ये आया, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर वेरीफाई करना हो, दूसरे मेथड तुम्हें करना है, मान लो तो हमने इसका पीडीएफ भी निकाला था, तो उससे करके देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड ये था कि डायरेक्टली सीडीएफ से हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। बाकी सेकंड मेथड तुम्हें आता ही होगा, करना जरूरी है क्या? चलो कर लेते हैं, वेरीफाई हो जाएगा। तो हमने पीडीएफ निकाला था, वो कुछ ऐसा आया था, 0 अदरवाइज, और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, तो 2x/4 x/2। तो x/2 अगर x की वैल्यू 0 से 2 में है, ठीक है ना जी, सही किया डिफरेंशिएशन। और 0 अदरवाइज, अब पूछा है हमसे प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 1/3 से 3 में। तो ध्यान रखना ये चीज़ का कि ये अब इसका सपोर्ट जो फंक्शन है वो 2 तक का ही है, बाकी तो 0 है। इसको ब्रेक कर लेना दो पार्ट में, x की वैल्यू 1/3 से 2 तक ही रखना, को लगाओ प्लस x 2 से 3, ठीक है जी। इक्वलिटी कहीं लगा लो, कोई पंगा नहीं है, कंटिन्यूअस है इसीलिए। अब देखो ये वाला प्रोबेबिलिटी तो 0 है, राइट वाला क्यों 0 है जी? क्योंकि इसमें 2x/2 है, अदरवाइज में 0 है, तो ये अदरवाइज में आ जाए। अच्छा, इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए इंटीग्रेट करोगे 1/3 से लेकर 2 तक, किसको? x/2 को, क्योंकि 0 से 2 के बीच का अगर कोई भी इंटरवल है तो उसके लिए तुम ये यूज करोगे, है ना। यहाँ मैं क्या यूज कर रहा हूँ? प्रोबेबिलिटी x मोर देन a लेस देन b, यू कैन राइट a टू b स्मॉल fx dx, ये फॉर्मूला है फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के लिए है। सो दिस फॉर्मूला इज फॉर कॉन्टिन्यूअस, ये यूज किया मैंने वहाँ पे। चलो इंटीग्रेट कर लो इसको। तो x का x²/2 बाहर रखो, चेक करो भाई सेम आ रहा है क्या। इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकालो। सेम आ रहा है सर। ठीक है। सर सेम आ रहा है। हाँ, तो ये दूसरा मेथड है पीडीएफ निकाल के प्रोबेबिलिटी निकालना। एक सीधा सीधा है, बिना टेंशन लिए सीधा सीडीएफ वाला फॉर्मूला यूज करो। ओके, तो ये तो कंटिन्यूअस वाला था। चलो एक एक एग्जांपल तीनों का ले लेते हैं। क्वेश्चन एक डिस्क्रीट का लिख देता हूँ मैं। क्या लिखूंगा मैं? सीडीएफ, क्योंकि मुझे सीडीएफ से सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी चाहिए। सो लाइक हमने लिखा था क्वेश्चन 0 इफ x लेस देन 0, मान लो 1/6, इफ x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, ऐसा ले लो। फिर चलो 3/6 इफ x मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, और 1 हो गया, 2 हो गया, चलो 1 इफ, ऐसे बढ़ा सकते हैं इसको हम चाहे तो
बढ़ाना चाहो ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 4/6 पर एक्स की वैल्यू लेस देन मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन चलो 4 कर देते हैं। और 1 इफ एक्स मोर देन इक्वल टू 4। चलो ये चेक करना है पीएमएफ है ना, सीडीएफ है ना, ठीक है सीडीएफ है क्योंकि जम का सम बनाना चाहिए, सिंपल है। मतलब 1/6 यहाँ है, 3 1 4, कोई बात नहीं होगा ही। हाँ तो चलो अब मेरा क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन 1/3 लेस देन 3, सेम क्वेश्चन। चलो तुम अपने तरीके से ट्राई करके बताओ, ठीक है जी। सो यू टेल मी द आंसर इन योर ओन वे, तुम्हें जैसे भी आता है तो यू टेल मी इन योर ओन वे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी 1/3 से 3। अब ध्यान रखना डिस्क्रीट है तो इक्वलिटी मैटर करेगा। वन बाई थ्री आ रहा है। 1/3 सबका 1/3 आ रहा है। यस सर। ओके तो एक मैं सीरियल वाला तरीके से करता हूँ, देखो तो मेरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 3 पे इक्वलिटी इसी नहीं है, मेथड से किया 3 माइनस और एफ एक्स ऑफ 1/3, 1/3 माइनस। माइनस नहीं है सिर्फ 1/3, सर प्लस होगा। मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मतलब वो मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ इक्वलिटी नहीं है तो मुझे घटाना होगा इक्वलिटी वाला, इक्वलिटी वाला घटाने का मतलब है सीडीएफ घटाना, और सीडीएफ के डेफिनेशन अकॉर्डिंग प्लस लगाना ना लगाना सेम है, सीडीएफ के डेफिनेशन ही है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आओ यहाँ पे, तो 3 माइनस एक्स की वैल्यू 3 से थोड़ी छोटी है तो बताओ किस कैटेगरी में आएगा, पहले फंक्शन इतने पार्ट में डिवाइड है तो इस कैटेगरी में आएगा ना, 3/6। एक्स 3 छोटी है तो यहाँ आंसर लेंगे 3/6 माइनस एक्स की वैल्यू 1/3, चेक करेंगे 1/3 किस कैटेगरी में है तो इस कैटेगरी में है ना, तो 1/3 पे क्या है 1/6, 3/6 माइनस 1/6 2/6 जो कि 1/3। तो ये मेथड हुआ। अब इसको हम चेक करते हैं आंसर को दूसरे मेथड से। तो दूसरा मेथड क्या है कि हम पहले पीएमएफ निकालेंगे, चलो पीएमएफ निकालते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड पीएमएफ निकालते हैं। तो बस हम जंप देखना है, तो 0 पे कितने का जंप है जी चेक करो, 0 की राइट हैंड लिमिट माइनस मतलब 0 के आगे क्या है 1/6, 0 के पीछे क्या है 0, तो डिफरेंस कितने का 1/6 का। चलो प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट नंबर कौन सा है, नेक्स्ट नंबर है 2, तो 2 के लेफ्ट में प्रोबेबिलिटी है 1/6, 2 के राइट में प्रोबेबिलिटी है 3/6, तो जंप कितने का 2/6 का, 2 पे जंप 2/6 का। 2 के बाद कौन सा नंबर हमने इस्तेमाल किया है 3, तो फिर से देख लो 3 के लेफ्ट में क्या है 3 के राइट में क्या है, लेफ्ट में 3/6 राइट में 4/6, कितने का जंप 1/6 का। डिस्क्रीट है इसलिए ऐसे फाइंड करते हैं हम डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी। अब हमने 4 नंबर यूज किया है तो 4 के लेफ्ट में है 4/6 और राइट में है 1 2/6। ओके अब क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन था एक्स की वैल्यू 1/3 से 3 के बीच है। अब तुम सेलेक्ट करो वो नंबर जो 1/3 3 के बीच आता है, तो 1/3 और 3 के बीच आता है 2 3, नहीं 3 तो हटाना पड़ेगा ना क्योंकि 3 तो यहाँ इक्वल लगाया नहीं है, आर यू गेटिंग, यहाँ इक्वलिटी नहीं है तो 3 को हम लेंगे नहीं, 3 से पहले वाला तो जी 1/3 और 3 के बीच कौन सा रैंडम वेरिएबल है, सिर्फ मेरा 2 है, 2 पे कितनी प्रोबेबिलिटी है 2/6 मतलब 1/4, देखो सेम आंसर है। तो एक है तुम ऐसे करके वैसे करो, एक है सीधा सीधा कर लो। तो ये हो गया डिस्क्रीट का एग्जांपल, वो वाला हो गया तुम्हारा कंटिन्यूअस का एग्जांपल। एक मिक्स टाइप लिख कर दिखाता हूँ। तो मिक्स टाइप में वही वाला एग्जांपल लेते हैं, 0 इफ एक्स लेस देन 0, हाफ प्लस x/2 इफ एक्स मोर देन 0 लेस देन 1, 1 इफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0। ओके अब यहाँ भी मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन 1/3 लेस देन 3, चलो सेम ही लेके देखते हैं, बताओ तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंटेक्ट एनी नंबर।
1/3 आ रहा है क्या? ओके चलो 1/3 बाकी लोग ओके तो फॉर्मूला तो मैं सेम ही यूज करूंगा। सो एफ एक्स ऑफ 3 माइनस, क्योंकि 3 पे इक्वलिटी नहीं है, और माइनस एफ एक्स ऑफ 1/3। तो फिर से देखो 3 माइनस का मतलब है नंबर जस्ट स्मॉलर देन 3, तो वेरी क्लोज टू 3 बाई लेफ्ट साइड, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। तो उसमें वैल्यू कितनी है 1 माइनस एफ एक्स ऑफ 1/3, मतलब एक्स की वैल्यू 1/3 है एग्जैक्टली, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। इस पर ये वैल्यू है, तो एक्स की जगह रखोगे तुम 1/3, तो ये नंबर कुछ ऐसा होगा 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 2, मतलब 1/6। आर यू गेटिंग? इसमें x को मैंने 1/3 रखा क्योंकि यहाँ मेरा 1/3 है, इसमें तो हटा लो 1 माइनस, यहाँ तुम करोगे तो 3/6, 4/6, 4/6 आएगा कितना 2/6, 1/3। ठीक है, जो आंसर निकाला वो सही है। दूसरा मेथड करते तो भी उससे ये आंसर आता। सेकेंड मेथड से हमने क्या किया, ये देखा था कि 0 पे जंप है हाफ का, और अगर पीडीएफ वैलिड ना हो तो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं उससे। पीडीएफ वैलिड ना हो मतलब सर जैसे इस केस में अगर 0 पे डिसकंटिन्यूटी है तो ये पीडीएफ वैलिड नहीं है ना। नहीं नहीं, ये सीडीएफ है और ये वैलिड है। सीडीएफ कभी इनवैलिड नहीं होता। हाँ मिक्स है ये, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है, तीसरे टाइप का है। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होता है, डिस्क्रीट होता है, थर्ड टाइप का है। सर पीडीएफ पूछ रहा था। ये सीडीएफ है। सीडीएफ क्या होता है, ये कैपिटल सर एफ है, अगर इसका स्मॉल। पीडीएफ निकाल के हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। हाँ वही कर रहे हैं, देखिए जैसे 0 पे जंप है हाफ का, वैसे ही हुआ है। तो 0 पे जंप है ना हाफ का, और फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे जो मैंने किया था। तो डिफरेंशिएट किया आपने तो यहाँ से होगा कितना 1/2 आया था। सो 1/2 इफ x is between 0 and 1, नहीं 0 and 2, हाँ 0 and 1 and 0 अदरवाइज। ठीक है, अब हम वही क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1/3 लेस देन 3। तो फॉर्चुनेटली मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया इसमें 0 का काम ही नहीं आया, इसलिए फर्क नहीं पड़ा इसको। 1/3 से 3, अच्छा सॉरी 3 क्यों लेंगे, क्योंकि 3 तो इसके सपोर्ट में है ही नहीं, है ना, अदरवाइज तो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो x मोर देन 1/3 लेस देन 1 प्लस x मोर देन 1 लेस देन 3। और ये वाला जो कंडीशन है ये अदरवाइज वाला कंडीशन है, क्योंकि 0 से 1 है तभी हाफ यूज करना है, तो ये तो अदरवाइज हो गया। और ये 1/3 से 1, 0 से 1 के बीच, इसको क्या करते हैं 1/3 से 1 में हाफ को इंटीग्रेट कर देते हैं, और इसका आंसर 0 हो गया क्योंकि अदरवाइज में 0 है। और इसका काम ही नहीं आया क्योंकि इसमें 0 हमने लिया ही नहीं। अगर मैं -1 से 1 का पूछ लूँ तब काम होगा। चलो देखते हैं, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हाफ बाहर कर लो, तो इंटीग्रेट करोगे x को dx को तो 1 आएगा, आई मीन x होगा 1 माइनस 1/3। तो ये आया तुम्हारा 1/2 इंटू 1/3। जो कि 1/3। ठीक है, तो आंसर सेम आया। अच्छा, अगर क्वेश्चन इसमें मैं आपसे पूछ लेता, चलिए प्रोबेबिलिटी बताइए x बिटवीन -1 and 1, तो पहले मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, x बिटवीन -1 and 1, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एफ एक्स ऑफ 1 माइनस, क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगाया फिर से मैंने, और एफ एक्स ऑफ -1। सो 1 माइनस ऊपर लगा हुआ है, ऊपर का मतलब है वो नंबर वही है, जस्ट स्लाइटली लेफ्ट में है, तो 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा। तो सीडीएफ देख के हम डिसाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी। हाँ ये रहा सीडीएफ। तो इसमें क्या करना है, आपको देखना है 1 माइनस 1 से स्लाइटली छोटा है x, तो यही वाला बीच वाला यूज करना होगा। तो बीच वाला यूज करना मतलब उसमें x को रिप्लेस करना है 1 से, तो क्या होगा हाफ प्लस हाफ। ठीक है ना, तो 1, तो ये वाला नंबर 1 होगा माइनस, अब एफ एक्स ऑफ -1, तो आपको देखना होगा ओके -1 किस कैटेगरी में है, तो -1 इसमें किस कैटेगरी में है, पहले वाले कैटेगरी में, और इस कैटेगरी में क्या है 0 है वैल्यू, तो -1 0 से था ना, तो 0 है वैल्यू तो 1 आया। ओके, अब क्या है, अब मैं इसी क्वेश्चन को हम करते हैं पीडीएफ और ये पीएमएफ जो हमने फाइंड किया उसको यूज करते हैं। पहले तो हम ध्यान देंगे ओके सपोर्ट क्या है, तो एक तो सपोर्ट कॉन्टिन्यूस वाले के लिए 0 से 1 और डिस्क्रीट में है 0, तो इसको ध्यान रखना है, बाकी पे 0 हो जाएगा अदरवाइज। तो प्रोबेबिलिटी x = 0 अलग कर देते हैं, फिर x को 0 से 1 वाले को अलग कर देते हैं।
मतलब -1 से 0 वाले को हटा दिया, क्योंकि -1 से 0 वाला जो केस है वो अदरवाइज में आ जाए, ये जो अदरवाइज है ना, प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब f 0 है, तो इंटीग्रेट भी करेंगे तो 0 है। तो अब देखिए x बराबर 0 प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, और 0 से 1, तो 0 से 1 तो इसका सपोर्ट है के, राइट में जो लिखा हुआ है, तो 0 से 1 पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे हाफ को, 0 से 1 पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा हाफ को, मतलब fx को, तो आ गया हाफ, और ये भी हाफ ही आएगा, तो 1, तो सेम आंसर आया, सेम आंसर है। कुछ और भी ले सकते हो, -1 से 1/3 ले सकते हो, कुछ भी लोगे, मतलब मेथड सही है तो आंसर सेम आएगा, तो फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। तो मेरा मतलब क्या था ये बताने का कि अगर मुझे सीडीएफ दिया है तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करके सीडीएफ से सीधा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, तो पीडीएफ के बीच में कोई जरूरत नहीं, चाहे वो किसी भी टाइप का रैंडम वेरिएबल हो, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस या मिक्स्ड। सर इसमें प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 इसलिए इंक्लूड हुआ क्योंकि इस पॉइंट पे जंप है ना। हाँ, इसलिए यहाँ इंक्लूड हुआ क्योंकि ये डिस्क्रीट भी नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है, मिक्स्ड, तो मिक्स्ड है मतलब इसमें डिस्क्रीट तो भी सर है। अगर जंप नहीं होता तो ये सिर्फ यही वाला दोनों होता, -1 से 0 और 0 से 1। हाँ, क्योंकि फिर प्रोबेबिलिटी 0 होता है जब। ठीक। तो और कोई क्वेश्चन आप लोगों का, टाइम भी आई थिंक होने वाला है, ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है? इससे ऐसा एक डाउट पूछा था 10वां क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर के एक्सरसाइज का, देखो तो चैप्टर 1 2 3 अच्छे से कर लेना। देखो अभी जो लोग जितना अच्छा थ्योरी अच्छा कर लोगे ना, तो बाद में वो काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम सब अलग अलग आएंगे। तो अभी से तुम्हारा अगर थ्योरीज तुमने पढ़ रखे हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर रखे हैं, एक्सरसाइजेस कर रखे हैं, तो एक बेस तुम्हारा बना रहेगा, तो उस समय समझने में दिक्कत नहीं होगी, वरना उस समय समझने में ही टाइम लगेगा लास्ट में, तो लास्ट में सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम करेंगे, मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम, आसान प्रॉब्लम जो भी होगा, तो उस समय थ्योरी मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा बेस अच्छा है, तो उसके लिए क्या है कि बुक्स पढ़ना जरूरी है खुद से, कि बुक्स में चीज़ें डिटेल्स में लिखी होती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 3 का जो साहू है, इसलिए मैं एक पर्टिकुलर बुक यूज करता हूँ, क्योंकि हर बुक अपने आप में परफेक्ट है अपनी जगह। तो 10th क्वेश्चन है, एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ CDF कैपिटल fx ऑफ x, यही क्वेश्चन है, बता देना। सो 1 माइनस e की पावर माइनस x if x इज मोर देन 0 एंड 0 if x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये उल्टा लिख दिया ऊपर नीचे वाला, चलो नीचे वाला ऊपर लिख देते हैं। तो ये है 0 अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है, और 1 माइनस e की पावर माइनस x है अगर x मोर देन 0। ओके, तो पहली बात ये कॉन्टिन्यूस, राइट कॉन्टिन्यूस है क्या? तो राइट कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट लोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो ये अगर ध्यान दे देखना चाहो तो f(x) इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मैं चेक कर रहा था कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और इससे मैंने क्या डिसाइड कर लिया, मतलब मैंने 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक की है कि 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट या 0 पे वैल्यू 0 है, 0 की राइट हैंड लिमिट, तो इसमें x को मैंने 0 रख के देखा, इसमें x को 0 रख के देखा। हाँ, राइट कंटिन्यूस है। तो राइट कॉन्टिन्यूस भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, मतलब फुल कॉन्टिन्यूस भी है, राइट कॉन्टिन्यूस हाफ वर्ड होता है, तो फुल कॉन्टिन्यूस भी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू तीनों इक्वल है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, इसका मतलब ये श्योर हो गया कि x एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ ये दिक्कत खत्म हो गया कि डिस्क्रीट है या मिक्स्ड है, वो नहीं होगा, मतलब ये कॉन्टिन्यूस ही होगा, क्योंकि वो CDF कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो मतलब ये डिस्क्रीट नहीं हो सकता और मिक्स टाइप नहीं होगा। अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी e raised to power x less than 4 less than equal to 4 and more than equal to 0। तो मेरे पास अब इसके लिए दोनों मेथड है, मतलब मैं सीधा CDF यूज करके निकाल सकता हूँ, या दूसरा मेथड है मैं PDF निकालूंगा फिर निकालूंगा। तो अभी सीधा सीधा यूज करता हूँ। तो ये EX है, तो पहले EX से तुम x के टर्म में आओ, ये तो e की पावर x है ना, तो क्या करते हैं लॉग लगा लेते हैं, तो टेकिंग लॉग इन ऑल साइज, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी लॉग लो, तो log ऑफ e की पावर x, log का मतलब होता है ln, ln का मतलब होता है log विथ बेस e, तो मैथ में हमेशा बेस e पे काम करता है। सर इन्फिनिटी टू log 4 आएगा। क्या क्या इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू 4। हाँ, log 0 जो होता है माइनस इन्फिनिटी होता है, log 0 इज माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से 4 आएगा, इक्वलिटी लगा लो, इन्फिनिटी मत इक्वलिटी लगाओ, क्योंकि अप्रोच कर रहा है इसलिए इक्वलिटी लगाने का मतलब है।
तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 4 के सर, बीच। हाँ पूछो। log पर आएगा सर log 4 ओ आएगा। सॉरी सॉरी, हाँ log 4 मतलब ln 4 या log 4 विथ बेस 3, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ डायरेक्ट, मतलब माइनस इन्फिनिटी लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, हर नंबर माइनस इन्फिनिटी से भरा है, ठीक है ना। तो x लेस देन इक्वल टू सिर्फ ये लिखो log 4, तो इसका मतलब हो गया CDF ऑफ log 4। आर यू गेटिंग? मैं क्या कर रहा हूँ, CDF का डेफिनेशन यूज कर लिया। प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू सम नंबर स्मॉल x, दैट इज CDF ऑफ x। तो ये कैपिटल FX ऑफ log 4 हो गया, और कैपिटल FX तुम्हें दिया हुआ है ये, तो कैपिटल FX दिया है। अब ये डिसाइड करना है तुम्हें कि log 4 किस कैटेगरी में है। ये जो log 4 है ये किस कैटेगरी में है, मतलब लेस देन 0 में आएगा या मोर देन 0 में आएगा। ग्रेटर देन 0 में आएगा। ना, तो log 1 0 होता है, आप ये जानते हैं log 1 0 होता है, log इंक्रीजिंग उससे फंक्शन बड़ा है। ही होगा। हाँ तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, log एक्सपोनेंशियल दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे, ये x जो है, तो इसीलिए log इंक्रीजिंग है। x जगह पर log 4 रखते हैं। हाँ बस इसमें x की जगह log 4 डाल दो बस, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस log 4, बस x की जगह हमने log 4 रख दिया। हमने डिसाइड किया कि log 4 0 से बड़ा है, हमें ये फंक्शन यूज करना है, और x की जगह log 4 रख दिया। तो 1 माइनस, अब ये माइनस ऊपर भेज सकते हो, तो ये हो जाएगा e की पावर log 1/4, मतलब माइनस ऊपर चला गया 4 के ऊपर, तो 4 के ये हो गया, और e log कट जाता है, तो e log एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है। 3/4 आ रहा है। हाँ 3/4, दिस इज आंसर। ठीक क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। तो पहले हमने log लगा लिया, फिर उससे x लेस देन इक्वल log 4 दिख गया, मतलब CDF ऑफ log 4, और फिर से सर हाँ सर एक बार राइट कंटिन्यूअस एक्सप्लेन कीजिए ना सर, मेरे को लेफ्ट कंटिन्यूअस दिख रहा है। हाँ, एक्चुअली तुम सही सोच रहे हो, ये क्वेश्चन इक्वलिटी उसने लेफ्ट में लगाया है, तो ये लेफ्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही है। मतलब देखो, लेफ्ट कंटिन्यूअस राइट कंटिन्यूअस मिला के बनता है कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट भी होगा राइट भी होगा। तो हमें इस पर शक नहीं है कि ये CDF है कि नहीं है, वो पहले मैंने यही चेक किया था एक्चुअली। मतलब मैंने क्या किया, मैं चेक करूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर माइनस fx। अगर हमें पता चल जाए कि फंक्शन ही कंटिन्यूअस है, तो हाँ फिर सोचने का ही नहीं है कि राइट हाँ कंटिन्यूअस है हाँ, या लेफ्ट वो कंटिन्यूअस। होगा ही, राइट डायरेक्ट हम लेफ्ट लोग दोनों यूज कर होगा। दोनों लेकिन होगा। इसने इक्वलिटी यहाँ लगा दिया है, तो इसमें थोड़ा सा शक हुआ पहले कि क्या ये, क्योंकि CDF होने के लिए राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब पॉइंट पे और उसके थोड़ा ज़्यादा, मतलब राइट साइड में वैल्यू। तो हम चेक करते हैं 0 प्लस पे, और 0 पे वैल्यू इक्वल है क्या। तो 0 प्लस पे ये है, तो मैंने x को 0 रख के देखा, तो x को आप 0 रखेंगे तो 1 माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 1, तो 1 माइनस 1 0 है, तो लेफ्ट हैंड, और 0 इक्वल टू 0 है तब भी 0 है, तो मतलब ये फंक्शन, और लेफ्ट साइड में भी 0 है, मतलब 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 की राइट हैंड लिमिट, और 0 पे, तीनों पे सेम वैल्यू है। और राइट कंटिन्यूअस के लिए दो चीज़ देखना होता है, 0 पे और 0 के राइट में, तो ये तीनों पे सेम है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और कॉन्टिन्यूअस से ये श्योर हो गया कि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, जैसे ये भी टेंशन खत्म हो गया कि जंप वम्प होगा, जंप होगा नहीं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में कभी जंप होता नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, इससे फिर हमारा यहाँ राइट कंटिन्यूअस हम लोग जनरली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में चेक करते हैं। राइट कॉन्टिन्यूअस जरूरी है हर क्वेश्चन में CDF में चेक करना। देखो CDF इज राइट कॉन्टिन्यूअस, तो वो हम इसलिए चेक कर लेते हैं, मतलब वो होगा ही, कोई CDF अगर बोल रखा है कि CDF है तो राइट कॉन्टिन्यूअस होगा। राइट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि फंक्शन x टेंस टू, मान लो कोई नंबर a पे तुम चेक करो, राइट कॉन्टिन्यूअस एट कोई नंबर है x इज इक्वल टू a पे चेक करो, तो a प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू fx ऑफ a, या मैं अपने लैंग्वेज में लिखूं तो मैं इसको लिख देता हूँ a प्लस और a, ऐसा। तो राइट हैंड लिमिट ये इक्वल होना चाहिए, ये राइट कंटिन्यूअस के लिए कंडीशन है। तो ये तो हमेशा तुम्हें चेक करना होगा अगर CDF दिया है तो, और CDF दिया होगा राइट कंटिन्यूअस होगा बाय डेफिनेशन। अगर चेक करना है तब तुम्हें ये करना होगा, मतलब CDF की डेफिनेशन है ना 4 कंडीशन कि लाइक f इज CDF इफ, तो वो 4 है, प्लस इन्फिनिटी पे 1 आएगा, माइनस इन्फिनिटी पे 0 होना चाहिए, और राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये चेक करना तो उसे चेक करना पड़ेगा, और दूसरा इंक्रीजिंग होना चाहिए या नॉन डिक्रीजिंग, दिस इज नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो राइट कंटिन्यूअस का यहाँ मतलब होता है किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट है उसमें कोई भी नंबर ले लो, ये है।
और नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है जब x से जब लेफ्ट से राइट में जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू ऊपर जानी चाहिए। इंक्रीजिंग। सर वो वाला क्वेश्चन को पीडीएफ वाला मेथड से बता दीजिए ना सर। कौन सा ये क्वेश्चन? हाँ सर, ये तो अब सीडीएफ से तो निकल गया, पीडीएफ से बता दीजिए सर एक बार। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, ये जैसे सीडीएफ है, अब इसको कंटिन्यूअस मुझे पता चला कंटिन्यूअस है तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चलो डिफरेंशिएट कर लो। तो दूसरे तरीके से करोगे तो हमारा जो सीडीएफ दे रखा है 0 अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है, और 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स है अगर x मोर देन 0 है। तो चलो इसको हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पीडीएफ मिल जाएगा। ये फॉर्मूला है, सीडीएफ का डेरिवेटिव जो होता है वो पीडीएफ होता है। तो चलो डिफरेंशिएशन करो उसका, क्या होगा डिफरेंशिएशन? 0 का तो 0 ही होता है, बाकी का ई पावर माइनस एक्स आएगा सर। तो सिर्फ ई की पावर माइनस एक्स आएगा, कब? जब एक्स मोर देन 0 है। ओके, तो ये तुम्हारा पीडीएफ आ गया। अब इसने पूछा था प्रोबेबिलिटी ई की पावर एक्स 0 से 4, दोनों इक्वलिटी लगा रखा है। तो लॉग फिर भी लगाएंगे, तो लॉग लगाएंगे तो आएगा माइनस इंफिनिटी से लॉग 4, यहाँ इक्वलिटी लगाएंगे। तो मतलब अब तुम इंटीग्रेट कर लो, देखो x मोर देन 0 है तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। मतलब ये सपोर्ट सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मतलब इसको तुम ऐसा लिखोगे कि x हो सकता है माइनस इंफिनिटी से 0 में, और दूसरा x हो सकता है 0 से log 4 में। और तो ये तो अदरवाइज कंडीशन में आ गया, क्योंकि अदरवाइज मतलब 0 है, इसको लिख सकते हो 0 अदरवाइज, ठीक है, मतलब लेस देन 0 के लिए। तो ये तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गया। अब इसका चाहिए तो इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना होगा 0 से लेके log 4 में। किसको इंटीग्रेट करना होगा? पीडीएफ को। इससे भी 3/4 आई है। हाँ, आंसर तो वही है। तो स्मॉल इफेक्ट है ना, ये है। तो इसको इंटीग्रेट किया पीडीएफ को 0 से log 4 में, तो यहाँ से आएगा अब इंटीग्रेट करो इसको तो आंसर वही आएगा। हाँ सर आ गया सर, वो हम एक्चुअली सर हम ब्रेक नहीं कर रहे थे सर, हम दो पार्ट में, इसीलिए हम गड़बड़ कर रहे थे। तो 1 - 1/4 आ जाएगा, तो ये 3/4 आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 1 - 1/4, जो कि आ जाएगा 3/4 इस तरीके से। तो जैसे भी करो है ना, पीडीएफ निकाल के करो, तो थोड़ा पीडीएफ निकालोगे लंबा टाइम लगता है, पीडीएफ टाइप होगा। तो आज का क्लास मेनली इसी पे था। हमने डिस्कस किया है पीडीएफ से सीडीएफ निकालना, मतलब पीएमएफ टू सीडीएफ, सीडीएफ टू पीएमएफ, सीडीएफ टू पीडीएफ, पीडीएफ टू सीडीएफ, देन यूजिंग सीडीएफ हाउ कैन वी फाइंड प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना, इस पे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो तुम्हारे पास पेपर्स ऑनलाइन अवेलेबल है यार, मैं देखूंगा जो उसमें आया। तो एक ही पीडीएफ में मेरे सारे क्वेश्चन है 2005 से लेकर 21 तक, तो ढूंढ ढूंढ के जो भी समझ आ रहा है करते जाओ। मैंने एग्जाम तक तुम्हें सारे क्वेश्चन के मेथड मतलब ठीक पे होने चाहिए कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन है तो कई तरीका हो। तो पुराने क्वेश्चन है तो वो तुम्हें पता ही होना चाहिए कैसे सॉल्व होना है, तो नए आएंगे तो उसी बेस होंगे है। कई बार क्या होता है बच्चों को एग्जाम के प्रीवियस पेपर ही नहीं आते, एग्जाम के 2 दिन पहले दे दो तो नहीं आता, तो वो बुरी बात है। तुम्हारे पास पेपर अवेलेबल है तो उसको ही अच्छे से करो, एक ही पेपर को तुम 10 बार कर दो तो तुम्हें समझ ना आए, ताकि उस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें मिले तो वहाँ तुम्हें सोचना ना पड़े। ठीक है, तो और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो ठीक है, तो मैं ये कहूँगा तुम लोग चैप्टर 3 अच्छे से कर लेना साहू वाली बुक का, और फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। ठीक है, ओके, चलो ठीक है फिर, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू, गुड नाइट।